दोस्तों, आज आप सुनेंगे अगाथा क्रिस्टी का एक बहुत ही मशहूर नॉवल जिसका नाम है स्पार्कलिंग साइनाइड। आज के वीडियो में आप सुनेंगे इसका दूसरा भाग। अगर आपने इसका पहला भाग अभी तक नहीं सुना है तो उसे सुनने के लिए ऊपर आई बटन पर क्लिक करें। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। द स्पार्कलिंग साइनाइड भाग 2, अध्याय 5। अलेक्जेंड्रा फैराडे। सैंड्रा फैराडे रोजमेरी बार्टन को भूली नहीं थी। इस पल भी वो उसके बारे में ही सोच रही थी। उसके रेस्टोरेंट में मेज पर औंधे मुंह गिरे पड़े होने के बारे में सोच रही थी। उसे अपना ही तेजी से सांस खींचना याद आया और ये भी कि कैसे नजरें उठाकर देखने पर उसने पाया था कि स्टीफन उसे ही देख रहा था। तो क्या स्टीफन ने उसकी आंखों में सच पढ़ लिया था? क्या उसने उसके नफरत, डर और विजय के मिलेजुले भाव को भांप लिया था? ये अब से 1 साल पहले की बात थी और सैंड्रा के मन में इस तरह से ताज़ा थी जैसे वो सब कल ही हुआ हो। रोजमेरी, एक भयंकर सी यादगार। किसी के मर जाने का कोई मतलब नहीं होता अगर वो आपके मन में जिंदा रहता है तो। और रोजमेरी ने यही किया था। वो सैंड्रा के मन में भी जिंदा थी और शायद स्टीफन के मन में भी। सैंड्रा उन सब बातों को भूलना चाहती थी, लेकिन हर चीज़ उसे याद दिलाने की साजिश कर रही थी। अब तो फेयर हेवन भी नहीं बचा था, अब जबकि जॉर्ज बार्टन आकर लिटिल प्रायर्स में रहने लगा था। जॉर्ज द्वारा ऐसा किया जाना एक बड़ी ही अनोखी सी बात थी। ये जॉर्ज बड़ा ही अजीब तरह का आदमी था, एक ऐसा पड़ोसी जो उसे कतई पसंद नहीं था। लिटिल प्रायर्स में उसका मौजूद होना सैंड्रा के लिए फेयर हेवन की सुंदरता और शांति को भंग कर देता था। इन गर्मियों तक ये जगह हमेशा भले चंगे होने और सुकून पाने की जगह रही थी, एक ऐसी जगह जहां वो और स्टीफन खुश रहते थे, अगर वो कभी खुश थे तो। सैंड्रा के होंठ भिज गए। हाँ, वो खुश रहते अगर रोजमेरी उनकी जिंदगी में ना आई होती तो। ये रोजमेरी ही थी जिसने उनके बीच के भरोसे और कोमलता के उस महल को तोड़ा था जिसे उसने और स्टीफन ने मिलकर बनाना शुरू किया था। सैंड्रा दिलो जान से स्टीफन से प्यार करती थी, उसी पल से जब वो किडरमिंस्टर हाउस में उससे पहली बार बात करने के लिए आया था। उस वक्त सैंड्रा से जान पहचान बढ़ाने के लिए उसने शर्मीला होने का भी नाटक किया था और ये भी दिखाया था कि वो ये नहीं जानता था कि सैंड्रा असल में कौन थी। और फिर शादी के कुछ दिन बाद उसने देखा था कि स्टीफन संसद में किसी बिल को पास कराने के लिए ज़रूरी चालाकी के बारे में सैंड्रा को समझा रहा था। तब उसे ये एहसास हुआ था कि दरअसल ये वैसी ही चाल थी जैसी उसने उस दिन किडरमिंस्टर हाउस में इस्तेमाल की थी। उसने इस जानकारी को बिना किसी हैरानी के स्वीकार कर लिया था, जैसे वो ऐसी बात हो जिसे वो काफ़ी अरसे से जानती थी। उनकी शादी के दिन से ही वो जान गई थी कि स्टीफन उसे उस तरह से प्यार नहीं करता था जिस तरह से सैंड्रा उससे करती थी। सैंड्रा उसके लिए खुशी से अपनी जान भी दे सकती थी, उसके लिए झूठ बोलने को तैयार थी, षड्यंत्र रचने को तैयार थी और दुख सहने को भी तैयार थी। स्टीफन उसका सहयोग, हमदर्दी और मानसिक लेवल पर सक्रिय साथ चाहता था, यानी वो उससे उसका दिल नहीं दिमाग चाहता था, और साथ में वो सारी भौतिक सुविधाएं जो सैंड्रा के कारण उसे मिली थीं। लेकिन सैंड्रा जानती थी कि वो ये काम कभी नहीं करेगी कि स्टीफन के प्रति ऐसा प्यार दिखाकर उसे शर्मिंदा करे जैसा प्यार वो सही ढंग से लौटा ना सके। वो सच में ये मानती थी कि स्टीफन उसे पसंद करता था और उसका साथ पाकर खुश होता था। वो एक ऐसे भविष्य की कल्पना किया करती थी जब उसका बोझ बहुत हल्का हो जाएगा, एक कोमलता और दोस्ती से भरा भविष्य। वो समझती थी कि स्टीफन के प्रेम करने का ढंग अलग था, लेकिन फिर भी वो सैंड्रा से प्रेम करता ज़रूर था। और फिर एक दिन अचानक पता नहीं कहाँ से रोजमेरी चली आई थी। पता नहीं स्टीफन को क्यों लगता था कि सैंड्रा को इन सब बातों के बारे में पता नहीं होगा। वो तो सेंट मॉरिट्स में उस पहले पल से ही ये बात जान गई थी जब उसने इस बात पर ध्यान दिया था कि स्टीफन उस औरत को किस तरह से देख रहा था। और जिस दिन वो औरत स्टीफन की रखैल बनी थी, सैंड्रा उसी दिन ये बात भी जान गई थी। वो ये भी जानती थी कि वो औरत कौन सा सेंट इस्तेमाल करती थी। वो स्टीफन के खोई खोई आंखों वाले शालीन चेहरे में पढ़ लेती थी कि वो किसके बारे में सोच रहा था। और फिर दिन पर दिन वो उस असहनीय पीड़ा को झेलती चली गई थी। उसने कभी स्टीफन पर यह जाहिर नहीं होने दिया था कि वो क्या महसूस करती थी। उसका वजन कम हो गया था, वो दुबली और फीकी पड़ती चली गई थी और उसकी हड्डियां पहले से भी ज्यादा उभर आई थीं।
वो जबरदस्ती खाना तो खा लेती, लेकिन खुद को सोने के लिए मजबूर नहीं कर पाती थी। अंधेरे में टकटकी लगाए वो लंबी रातें यूं ही आंखों आंखों में गुजार देती। नशीली दवाएं लेना वो कमजोरी समझती थी। अपने को आहत दिखाना, गिड़गिड़ाना या फिर विरोध करना, ये सारी बातें उसे घिनौनी लगती थी। उसके पास सुख का एक ही छोटा सा टुकड़ा था कि स्टीफन उससे अलग नहीं होना चाहता था। हालांकि ये सही था कि ऐसा उसके अपने कैरियर के लिए था, न कि सेंड्रा के प्रति उसके प्रेम के कारण। लेकिन फिर भी ये सच तो था कम से कम कि स्टीफन उसे छोड़ना नहीं चाहता था। हो सकता है शायद किसी दिन उसकी ये दीवानगी खत्म हो जाए। पता नहीं स्टीफन को उस लड़की में क्या दिखाई देता था। वो आकर्षक थी, खूबसूरत थी, लेकिन खूबसूरत तो और भी बहुत सी औरतें थीं। फिर उसी में ऐसी क्या बात थी? दिमाग से तो वो एकदम खाली थी, परले दर्जे की बेवकूफ़। ना उसके पास हाजिर जवाबी थी और ना ही मर्दों को आकर्षित या उत्तेजित करने वाला अंदाज। सेंड्रा इसी यकीन के सहारे जी रही थी कि एक दिन यह किस्सा अपने आप खत्म हो जाएगा और स्टीफन उससे बोर हो जाएगा। सेंड्रा ने कभी भी एक पल के लिए भी स्टीफन को छोड़ने के बारे में नहीं सोचा था। वो तन मन से स्टीफन की ही थी, चाहे स्टीफन उसे अपनाए या छोड़ दे। और फिर एक दिन वो फेयर हेवन गए थे। स्टीफन सहज सा ही लग रहा था। सेंड्रा को लगा कि उन दोनों के बीच का पुराना लगाव शायद फिर से जाग रहा है। उसके दिल में उम्मीद जागी। लेकिन फिर वो फिर से लंदन लौट गए और स्टीफन फिर से बदल गया। वो अब काफ़ी थका हारा, फिक्रमंद और बीमार दिखाई देने लगा था। अपने काम में भी मन नहीं लगा पाता था। सेंड्रा को लगता था कि वो इसकी वजह जानती थी। रोज़मेरी चाहती थी कि स्टीफन उसके साथ भाग जाए। स्टीफन ये कदम उठाने के लिए अपने मन को मजबूत कर रहा था। वो अपनी पत्नी, अपने परिवार और यहाँ तक कि अपने कैरियर से भी नाता तोड़ने की तैयारियां कर रहा था। और फिर एक दिन सेंड्रा ने एक कॉकटेल पार्टी में कुछ शब्द सुन लिए। रोज़मेरी के शब्द, मैं जॉर्ज से कह रही हूँ, हमें फैसला करना ही होगा। और फिर उस घटना के तुरंत बाद ही रोज़मेरी को फ्लू हो गया था। सेंड्रा के मन में विचार आया कि काश उसे निमोनिया हो जाता। फ्लू के बाद लोगों को अक्सर हो जाता है। पिछली गर्मियों में ही उसकी एक दोस्त इसी तरह से चल बसी थी। तो अगर रोज़मेरी भी ऐसे ही मर जाए तो? और सेंड्रा ने अपने मन में आने वाले इस ख्याल को दबाने की कोशिश नहीं की थी। वो दिल की गहराइयों से रोज़मेरी बार्टन से नफरत करती थी। अगर सोच से किसी को मारा जा सकता तो वो उसे उसी वक्त मार देती। लेकिन किसी को मारने के लिए सिर्फ सोच काफ़ी नहीं होती। लग्जमबर्ग में उस रात रोज़मेरी कितनी सुंदर लग रही थी। औरतों के क्लोक रूम में उसका हल्के रंग का फर उसके कंधों से ढलकता हुआ। बीमारी के बाद दुबली और जर्द हुई, लेकिन उसके नाजुक हाव भाव उसकी खूबसूरती को अभी भी अलौकिक बना रहे थे। वो अपने चेहरे को संवारती शीशे के सामने खड़ी थी। उसके पीछे खड़ी सेंड्रा ने शीशे में दोनों के बिंब देखे और तब रोज़मेरी ने कहा था, ओह सेंड्रा, क्या मैं पूरा शीशा रोके हुए हूँ? मेरा काम हो गया है। इस भयानक फ्लू ने तो देखो मुझे कितना कमज़ोर कर दिया है। मुझे अभी भी बहुत कमज़ोरी और सिरदर्द महसूस होता है। सेंड्रा ने बड़ी ही शालीनता से हमदर्दी भरे स्वर में पूछा, क्या आज तुम्हें सिरदर्द हो रहा है? हाँ, थोड़ा सा। क्या तुम्हारे पास एस्प्रिन है? एस्प्रिन तो नहीं, लेकिन कैशे फेवर है। सेंड्रा ने अपना बैग खोलकर कैप्सूल निकाला। रोज़मेरी ने कैप्सूल ले लिया और बोली, मैं इसे अपने बैग में रख लेती हूँ, अगर ज़रूरत पड़ी तो ले लूँगी। उस काले बालों वाली लड़की बार्टन की सेक्रेटरी ने ये सारा लेन देन देखा था। वो अपनी बारी आने पर शीशे तक आई और उसने अपने चेहरे पर हल्का सा पाउडर लगाया। लड़की देखने में अच्छी थी, काफ़ी सुंदर। सेंड्रा को लगा कि वो रोज़मेरी को पसंद नहीं करती थी। फिर वे क्लोक रूम से बाहर चली गई थीं। पहले सेंड्रा, फिर रोज़मेरी, फिर मिस लेसिंग। और हाँ, वो लड़की आइरिस, रोज़मेरी की बहन, वो भी वहाँ थी। बहुत ही उत्तेजित, बड़ी बड़ी स्लेटी आंखों वाली, स्कूली लड़कियों जैसी सफ़ेद पोशाक में। फिर वो सब बाहर आ गई थीं, मर्दों के पास। और तब हेड वेटर हड़बड़ाया हुआ आया था और उसने उन्हें उनकी मेज़ तक पहुंचाया था। वो एक गुंबद जैसे तोरण के नीचे से गुजरे थे और ऐसा कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था जो उन्हें ये चेतावनी देता कि वो उस दरवाजे से कभी जिंदा बाहर नहीं निकलेगी। अध्याय 6। जॉर्ज बार्टन। जॉर्ज ने अपना ग्लास नीचे किया और उल्लू की तरह एकटक आग को देखने लगा। उसने इतनी पी ली थी कि नशे में भावुक होकर वो अपने ऊपर तरस खाने लगा। रोज़मेरी, कितनी खूबसूरत लड़की थी वो हमेशा उसके लिए पागल रहा।
जब जॉर्ज ने पहली बार उससे शादी के लिए पूछा था तब उसने पूरे यकीन के साथ ऐसा नहीं किया था। वो बेवकूफ़ों की तरह पेश आया था और मुंह में बुदबुदाते हुए घास के तिनके को काटता रहा था। उसने कहा था, मैं जानता हूँ मेरे ऐसा पूछने का कोई फ़ायदा नहीं, तुम तो मेरी तरफ देखना भी पसंद नहीं करोगी। मैं हमेशा से ही बहुत बड़ा बेवकूफ़ रहा हूँ, लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारे लिए हमेशा मौजूद रहूँगा। हालांकि मैं जानता हूँ कि तुम्हारी ज़िंदगी में मेरे लिए ज़रा भी गुंजाइश नहीं है, लेकिन फिर भी सोचा कि अपने दिल की बात कह तो दूँ कम से कम। और फिर रोज़मेरी ने हंसकर उसके सिर को चूम लिया था। तुम बहुत प्यारे हो जॉर्ज, और मैं ये प्रस्ताव याद रखूंगी, लेकिन अभी मैं किसी से शादी नहीं कर रही हूँ। तब जॉर्ज ने गंभीरता से कहा था, कोई बात नहीं, तुम कितना भी टाइम ले लो, जो तुम्हारे मन को अच्छा लगे उसे ही चुनना। और फिर उस वक्त जॉर्ज हैरान रह गया था जब रोज़मेरी ने कहा था कि वो उससे शादी करना चाहती है। बेशक वो उससे मोहब्बत नहीं करती थी, और ये बात जॉर्ज भी अच्छी तरह से जानता था। सच तो ये है कि रोज़मेरी ने भी ये बात स्वीकार की थी। तुम समझते हो ना जॉर्ज, मैं बस कहीं जाना चाहती हूँ, खुश होना और सेफ फील करना चाहती हूँ, और मैं जानती हूँ तुम्हारे साथ मुझे ऐसा ही महसूस होगा। मैं प्यार करने से तंग आ चुकी हूँ। पता नहीं क्यों वो कभी ठीक नहीं होता और उसका अंत हमेशा बुरा ही होता है। तुम मुझे पसंद हो जॉर्ज, तुम अच्छे आदमी हो, भले हो, और तुम्हें लगता है कि मैं बहुत अच्छी हूँ। बस यही तो मैं चाहती हूँ। और फिर वाकई वो दोनों खुश थे। जॉर्ज के मन में कभी भी घमंड नहीं रहा था। उसने हमेशा अपने आप को समझाया था कि जिंदगी में मुश्किलें तो रहेंगी। रोज़मेरी उसके जैसे बोरिंग आदमी के साथ संतुष्ट तो नहीं ही रहेगी। कुछ ना कुछ कांड तो जिंदगी में होंगे। उसने अपने आप को इस बात के लिए तैयार कर लिया था कि वो ये कांड मंजूर कर लेगा। वो इस यकीन को पकड़कर चलेगा कि उनका असर ज़्यादा देर तक नहीं रहेगा और रोज़मेरी हमेशा उसके पास वापस लौट आएगी। जॉर्ज ने अपने आप को रोज़मेरी की हरकतों को झेलना भी सिखा लिया था। उसने अपने आप को समझा लिया था कि रोज़मेरी के चंचल स्वभाव और उसकी खूबसूरती को देखते हुए ये सब कुछ होना लाजमी था। जिस बात का उसे अंदाज़ा नहीं था वो था उसका अपना रिएक्शन। यूं ही किसी भी नौजवान के साथ इश्कबाजी कोई खास बात नहीं थी, लेकिन जब उसे एक गंभीर रिश्ते का आभास हुआ तो वो बहुत बुरी तरह से परेशान हो गया था। उसे काफ़ी जल्दी ही इस बात का पता चल गया था। रोज़मेरी में बदलाव का एहसास उसे तुरंत ही हो गया था। उसकी बढ़ती उत्तेजना, उसका निखरता रूप और उसकी दमकती कांति, और फिर जो उसकी समझ ने जॉर्ज को बताया था, बदसूरत ठोस सबूतों ने उसके शक को और पक्का कर दिया था। एक दिन वो रोज़मेरी की बैठक में गया था तो रोज़मेरी ने जल्दी से उस खत को हाथ से ढक लिया था जो वो लिख रही थी। वो तभी समझ गया था कि रोज़मेरी अपने प्रेमी को खत लिख रही थी। उसके बाद जब वो कमरे से बाहर गई तो जॉर्ज ने जाकर ब्लॉटिंग पेपर को देखा। खत को तो रोज़मेरी अपने साथ ले गई थी, लेकिन ब्लॉटिंग पेपर नया था। जॉर्ज ने उसे उठाकर कमरे के दूसरे सिरे पर रखे शीशे के सामने रखकर देखा था और रोज़मेरी की राइटिंग में उसे ये शब्द लिखे दिखाई दिए थे, मेरे प्यारे महबूब। उसके कानों में खून दौड़ने लगा था। उस एक पल में ही उसे समझ में आ गया था कि ओथेलो को कैसा महसूस हुआ होगा। उसके मन में आया कि वो उस आदमी का बेदर्दी से कत्ल कर दे, लेकिन वो था कौन? क्या ब्राउन या फिर स्टीफन फैराडे? उन दोनों की ही नज़रें रोज़मेरी पर थीं। जॉर्ज ने शीशे में अपना चेहरा देखा। उसकी आंखें खून की जैसी लाल हो रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे अभी उसे दौरा पड़ने वाला हो। उस घड़ी को याद करते हुए जॉर्ज बार्टन के हाथ से ग्लास नीचे गिर गया। एक बार फिर उसे लगा जैसे उसकी सांसें रुकने लगी थीं और कानों में खून सरसरा रहा था। बड़ी ही कोशिश करके उसने उन यादों को परे धकेला। फिर से वो सब याद नहीं करना है। वो सब बीत चुका था, खत्म हो गया था। अब वो फिर कभी दुख नहीं सहेगा। रोज़मेरी मर चुकी थी और शांति में थी, और वो खुद भी चैन से था। अब और पीड़ा उसे नहीं झेलनी थी। कितनी अजीब बात थी कि उसके लिए रोज़मेरी की मौत का मतलब था सुकून। ये बात उसने रूथ को भी नहीं बताई थी। रूथ एक बहुत ही अच्छी लड़की थी जिसके पास अच्छा दिमाग भी था। सच में रूथ के बिना पता नहीं वो जिंदगी में क्या करता। वो हर तरह से उसकी मदद करती थी, उससे पूरी हमदर्दी रखती थी, और उसके बाद भी कभी किसी चीज़ की उम्मीद नहीं करती थी, किसी संबंध की भी उम्मीद नहीं करती थी। रोज़मेरी की तरह वो मर्दों के लिए पागल नहीं थी। रोज़मेरी
रेस्टोरेंट में गोल मेज के पास बैठी रोजमेरी, फ्लू के बाद थोड़ी कमज़ोर पड़ी हुई, लेकिन फिर भी कितनी खूबसूरत। और सिर्फ 1 घंटे बाद ही वो हो गया था। नहीं, वो इसके बारे में नहीं सोचेगा, इस वक्त तो नहीं। इस वक्त वो अपनी किस्मत के बारे में सोचेगा। सबसे पहले वो रेस के साथ बात करेगा। रेस को वो खत दिखाएगा। आयरिस तो उन खतों को देखकर हैरान रह गई थी। जाहिर था कि उसे इसके बारे में ज़रा भी इल्म नहीं था, लेकिन जॉर्ज ने सब कुछ तय कर रखा था। 2 नवंबर, ऑल सोल्स डे। ये एक अच्छा मौका था। बेशक लग्जमबर्ग में ही वो उसी मेज़ को पाने की कोशिश करेगा, और वही मेहमान भी। एंथनी ब्राउन, स्टीफन फैराडे, सैंड्रा फैराडे, रूथ, आयरिस और वो खुद। और फिर 7वें मेहमान के लिए वो रेस को बुला लेगा। रेस जिसे शुरू से ही डिनर पर आना ही था, और एक जगह खाली रहेगी। ये बहुत ही बढ़िया रहेगा, पूरी तरह से ड्रामेटिक। जुर्म का दोहराया जाना। लेकिन दोहराया जाना तो शायद ये नहीं था। उसका मन एक बार फिर से पीछे की तरफ लौट गया। रोजमेरी का जन्मदिन, और मेज़ पर आगे को गिरी हुई, मरी हुई रोजमेरी। भाग 2, ऑल सोल्स डे। अध्याय 1। लूसिला ड्रेक खुशी से चहक रही थी। उसके होठों से निकलती आवाज़ों के लिए यही सही वर्णन था। इस सुबह वो काफ़ी बिजी थी। उसे कई चीज़ों पर ध्यान देना था। उसे जल्दी ही वापस शहर जाना था, और उसके साथ जुड़ी घर बार की परेशानियां भी थीं। नौकर चाकर, घर का इंतज़ाम, सर्दियों के लिए सामान इकट्ठा करना, बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें। और फिर छुट्टियों में अपने घर जाने से पहले वो आयरिस के लिए भी काफ़ी चिंतित थी। तुम इतनी जर्द और कमज़ोर क्यों दिखाई दे रही हो आयरिस? तुम ठीक से सो रही हो कि नहीं? अगर नहीं तो डॉक्टर वाइले की तैयार की हुई वो दवा है, या शायद डॉक्टर गैस्कल की। और हाँ, याद आया, मुझे जाकर खुद पंसारी से बात करनी होगी। या तो नौकरानियां अपने आप सामान मंगवाती रही हैं, या फिर वही कुछ गड़बड़ कर रहा है। साबुन के टुकड़ों के पैकेट ही पैकेट। मैं तो हफ्ते में 3 से ज़्यादा की इजाज़त कभी नहीं देती। क्या तुम्हारे लिए कोई टॉनिक अच्छा रहेगा? हाँ, मेरे ख्याल से ईटन्स सिरप ठीक रहेगा। जब मैं छोटी लड़की थी तब इसे दिया जाता था। और हाँ, पालक ज़रूर खाना। मैं कुक से कह दूंगी कि दोपहर के खाने में पालक ज़रूर बनाए। आयरिस ने अपनी पूरी ताकत इकट्ठी करते हुए कहा। अरे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ आंटी। बिल्कुल भी नहीं आयरिस, तुम्हारी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए हैं। शायद तुम ज़्यादा काम करती रही हो। अगर काम नहीं भी तो टेनिस खेलना भी तो लड़कियों के लिए काफ़ी थका देने वाला होता है। और फिर मुझे तो लगता है यहाँ की हवा भी एकदम ठीक नहीं है। काश जॉर्ज ने ये घर लेने से पहले उस लड़की की बजाय मुझसे सलाह ली होती। वो लड़की मिस लेसिंग ऑफिस के काम के लिए तो ठीक है, लेकिन इन सब कामों के लिए उसकी राय ज़्यादा अच्छी नहीं होती है। जॉर्ज को उसे इतना बढ़ावा नहीं देना चाहिए कि वो खुद को परिवार का हिस्सा ही समझने लगे। बेचारा जॉर्ज एक छोटे बच्चे जैसा भोला है। उसे अपने आप को रूथ से बचाकर रखना होगा। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो साफ साफ उससे कह देती कि चाहे मिस लेसिंग अच्छी लड़की है, लेकिन शादी का तो सवाल ही नहीं उठता। आयरिस को जैसे एक झटका सा लगा। लेकिन मैंने तो जॉर्ज के रूथ से शादी करने के बारे में कभी सोचा भी नहीं। हाँ, तुम क्यों सोचोगी आयरिस? तुम्हें तो नजर ही नहीं आता तुम्हारी नाक के नीचे क्या हो रहा है। लेकिन फिर तुम्हें जिंदगी का मेरे जितना तजुर्बा भी तो नहीं है। आयरिस ना चाहते हुए भी मुस्कुरा दी। आंटी लूसिला कभी कभी बहुत ही मज़ेदार बातें करती थी। उसने शरारत से मुस्कुराते हुए आंटी से कहा, अरे, अगर दोनों की शादी हो जाती है तो क्या ये अच्छी बात नहीं होगी? रूथ एक काफ़ी अच्छी बीवी साबित होगी, और वो जॉर्ज का ध्यान भी रखेगी। मिसेस ड्रेक ने नाराज़गी दिखाई, और उनके भेड़ जैसे चेहरे पर गुस्सा उभर आया। तो तुम्हें क्या लगता है, जॉर्ज का ध्यान रखा नहीं जा रहा है? फिलहाल उसका ध्यान काफ़ी अच्छी तरह से रखा जा रहा है। और भला उसे क्या चाहिए? बढ़िया खाना और रफू किए हुए कपड़े। और इसके अलावा एक आदमी को क्या चाहिए? और मैं तुम्हें ये भी बता दूं कि जब किसी दिन तुम शादी करके चली जाओगी, तब भी मैं जॉर्ज की सेहत और आराम का पूरा ध्यान रखूंगी। दफ्तर से आई कोई लड़की जैसा ध्यान रख सकती है, उससे कहीं बेहतर। उस लड़की को घर संभालने के बारे में आखिर पता ही क्या है? बस आंकड़े, बही खाते, शॉर्ट हैंड और टाइप करना। एक आदमी के लिए घर में इन सारी चीज़ों का क्या यूज़ है भला? आयरिस ने मुस्कुराकर सिर हिला दिया और इस बारे में और कोई बहस नहीं की। लूसिला ड्रेक हेक्टर मार्ले की सौतेली बहन थी। उसके पिता की पहली शादी से उसने अपने से काफ़ी छोटे भाई के लिए माँ की भूमिका अदा की थी। जब भाई की अपनी माँ मर गई थी, अपने पिता के लिए घर को संभालती वो एक अविवाहिता जैसी ही सख्त हो गई थी। वो करीब 40 साल की थी
जब वो रेवरेंड कैलिब ड्रेक से मिली थी, जो खुद 50 से ऊपर था। उसकी शादीशुदा जिंदगी बहुत ही छोटी रही थी, सिर्फ 2 साल, और फिर एक छोटे से बच्चे को गोद में लिए वो विधवा हो गई थी। देर से और अचानक मां बनना लूसिला ड्रेक के जीवन का सबसे बड़ा अनुभव रहा था। उसका बेटा उसके लिए चिंता का कारण बन गया था, और दुख का भी, लेकिन वो फिर भी उससे निराश नहीं होती थी। उसको अपने बेटे के चरित्र में एक मासूम सी कमजोरी के अलावा और कुछ भी दिखाई नहीं देता था। उसके हिसाब से विक्टर एक बहुत ही मासूम भोला भाला बच्चा था, जो दूसरों पर आंख बंद करके भरोसा कर लेता था, और उसके बुरे साथी उस बेचारे मासूम बच्चे को बहका लेते थे। फिर उसकी किस्मत भी खराब थी, लोग उसे ठग लेते थे। वो दुष्टों के हाथों में पड़ा शतरंज के मोहरे जैसा था, जो उसकी मासूमियत का नाजायज फायदा उठाते थे। जब भी विक्टर की बुराई की जाती तो मिसेस ड्रेक का भला सा लेकिन बेवकूफाना भेड़ जैसा चेहरा जिद से सख्त हो उठता था। उसके हिसाब से उससे बेहतर इस बात को कोई नहीं जानता था कि बेचारे विक्टर को उससे पैसे मांगने से कितनी नफरत थी। लेकिन अब अगर वो बेचारा इतनी बुरी हालत में था तो फिर वो और करता भी क्या? माँ के अलावा उसके पास कोई और था भी तो नहीं जिसके पास वो मदद मांगने जाए। और फिर भी, जैसा कि खुद मिसेस ड्रेक का मानना था, जब आयरिस की देखभाल करने के लिए उनके घर आकर रहने का जॉर्ज का बुलावा उसे आया, तो ये उसके लिए खुदा की नियामत जैसा था। ये बुलावा ऐसे वक्त में आया था जब वो बहुत ही बुरी तंगहाली में थी, और अब पिछले 1 साल से वो काफ़ी खुश थी और आराम से थी। और अब अचानक से जब ऐसे आसार पैदा होते दिखाई दे रहे थे कि कोई और औरत उसकी जगह लेने वाली हो, तो वो भला उसे अच्छी नज़रों से कैसे देखती रह सकती थी। मिसेस ड्रेक ने पूरी तरह से ये मान लिया था कि वो लड़की किसी भी हालत में जॉर्ज के पैसे के लिए उससे शादी ज़रूर कर लेगी। अब इस उम्र में लूसिला आंटी को ये नहीं समझाया जा सकता था कि कोई भी जवान औरत अपनी जीविका के लिए खुद काम करना पसंद करेगी। उनके हिसाब से तो लड़कियां हमेशा ऐसी ही होती थीं कि अगर उन्हें आराम से रखने वाला आदमी मिल जाए तो वो काम करने की जगह उसके पैसे पर मौज उड़ाना ज़्यादा बेहतर समझेंगी। और ये लड़की रूथ लेसिंग काफ़ी चालाक थी, और मौका पाने पर वो ऐसा ज़रूर करेगी, ऐसा उनका मानना था। और साथ ही उनको ये भी लगता था कि पूरे घर में और कोई भी उस लड़की की चालों को समझ नहीं पा रहा था सिवाय उनके। लूसिला ने कई बार अपना सिर ऊपर से नीचे हिलाया और फिर इस मसले को छोड़कर एक दूसरा ज़्यादा दिलचस्प और ज़रूरी मसला पकड़ लिया। उन्होंने आयरिस से कहा, आयरिस डियर, मैं कंबलों के बारे में फ़ैसला नहीं ले पा रही हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि हम अगले वसंत तक यहाँ नहीं आएंगे या फिर जॉर्ज हर वीकेंड पर यहाँ आना चाहेगा। वो कुछ बता ही नहीं रहा है। वैसे अगर मौसम अच्छा हो तो कभी कभी यहाँ आने में तो मज़ा आएगा, लेकिन मुझे पता नहीं मैं कंबलों को क्या करूँ। अगर हम अगले साल तक नहीं आते हैं तो उनके अंदर नेफ्थलीन की गोलियाँ डालकर उनको रखना होगा, लेकिन अगर हम आने वाले हैं तब ऐसा करना ज़रूरी नहीं होगा, क्योंकि तब कंबलों को इस्तेमाल किया जाएगा और गोलियों की गंध अच्छी नहीं होती है। तो ठीक है आंटी, उनको मत डालिए, आयरिस ने कहा। हाँ वो तो ठीक है डियर, लेकिन इस बार गर्मी इतनी तेज़ थी कि बहुत सारे कीड़े हो गए हैं। सब लोग कह रहे हैं कि इस साल बहुत कीड़े होंगे, और ततैये भी। हॉकिंस मुझे कल ही बता रहा था कि इस गर्मी में उसने ततैयों के 30 घोंसले तोड़े हैं। ज़रा सोचो, 30 घोंसले। आयरिस ने हॉकिंस के बारे में सोचा। शाम के वक्त चलता हुआ, हाथ में साइनाइड, रोजमेरी, ये हर चीज़ मुड़ मुड़कर वहीं पर वापस क्यों आ जाती है? उसके कानों में पड़ रही लूसिला आंटी की आवाज़ अभी भी जारी थी, और अब आंटी एक दूसरे मुद्दे पर पहुंच चुकी थी। और हाँ आयरिस, चांदी की चीज़ें बैंक में भेजी जाएं या नहीं? लेडी अलेक्जेंड्रा कह रही थी कि यहाँ कई चोरियाँ हो चुकी हैं, और हमारे तो किवाड़ भी अच्छे नहीं हैं। वो जिस तरह से अपने बाल बनाती है वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। उसे उसका चेहरा बहुत ही सख्त लगने लगता है, लेकिन मेरे ख्याल से वो सख्त है भी, और थोड़ी घबराई हुई भी। आजकल हर कोई घबराया हुआ ही रहता है। जब मैं लड़की थी तो मुझे पता भी नहीं था कि घबराहट क्या होती है। और हाँ, इस बात से मुझे याद आया कि जॉर्ज हाल ही में जैसा दिख रहा है मुझे ठीक नहीं लग रहा। मैं सोचती हूँ कहीं उसे फ्लू तो नहीं होने वाला। मुझे 1-2 बार लगा कि उसे बुखार तो नहीं है, लेकिन हो सकता है बिजनेस की कोई चिंता हो। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है जैसे उसके मन पर कोई बोझ है। आयरिस के शरीर में एक कंपकपी दौड़ गई और लूसिला ड्रेक जीत भरे स्वर में बोली, देखा, मैंने कहा था ना, तुम्हें ठंड लग गई है। अध्याय 2। काश वो यहाँ आए ही ना होते। सैंड्रा फैराडे ने ये शब्द इतनी कड़वाहट से कहे
कि उसके पति ने हैरानी से मुड़कर उसे देखा। उसे ऐसा लगा जैसे उसके अपने ख्यालों को शब्दों में कह दिया गया हो, वो ख्याल जिनको छुपाने की वो इतनी कोशिश कर रहा था। तो क्या सैंड्रा भी उसी की तरह महसूस करती थी? क्या उसे भी लगता था कि फेयर हेवन बेकार हो गया था और उसकी शांति भंग हो गई थी इन नए पड़ोसियों के कारण? वो बिना कुछ सोचे ही अपनी हैरानी जाहिर करता हुआ बोला, मुझे नहीं पता था कि तुम भी उनके बारे में ऐसा सोचती हो। और फिर उसे लगा जैसे सैंड्रा उसी वक्त अपने आप में सिमट गई हो। गांव में पड़ोसी बहुत ज़रूरी होते हैं स्टीफन। यहाँ लंदन के जैसा बिहेवियर नहीं किया जा सकता। हमने इस खास पार्टी में जाने का वचन दिया है और अब हमें जाना ही होगा। दोनों चुप हो गए, मन ही मन लंच पर हुए उस नज़ारे को याद करते हुए। जॉर्ज बार्टन उनसे गर्मजोशी से मिला था, बल्कि यूं कहें कि कुछ ज़्यादा ही खुश, एक दबी हुई उत्तेजना के साथ जिसे उन दोनों ने महसूस किया था। रोज़मेरी की मौत से पहले स्टीफन ने कभी जॉर्ज पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। वो हमेशा पीछे ही रहता था, एक खूबसूरत जवान औरत का नर्म दिल और बोरिंग पति। वो शायद पैदा ही इसलिए हुआ था कि उसके साथ धोखा किया जाए, लेकिन फिर भी जॉर्ज को दुख तो ज़रूर हुआ होगा। स्टीफन सोचने लगा कि जब रोज़मेरी की मौत हुई थी तो जॉर्ज को कैसा महसूस हुआ होगा। उस दुखद हादसे के बाद वाले महीनों में उसकी और सैंड्रा की जॉर्ज से कम ही मुलाकातें हुई थीं, और फिर एक दिन वो अचानक लिटिल प्रायर्स में उनका पड़ोसी बनकर आ गया था। उस वक्त वो काफ़ी बदला हुआ नजर आया था, पहले से ज़्यादा खुश, ज़्यादा उम्मीद से भरा और यकीनन कुछ अजीब सा। और आज भी वो अजीब सा ही था। उसका वो अचानक दिया गया निमंत्रण, आयरिस के 18वें बर्थडे की पार्टी। उसने स्टीफन और सैंड्रा दोनों को बुलाया था। स्टीफन ने हाँ तो कर दी थी, लेकिन वो जाने के मूड में बिल्कुल भी नहीं था। अपने ख्यालों से बाहर निकलते हुए उसने सैंड्रा से कहा, अगर हम ना जाएं तो कैसा रहे? हम कोई बहाना बना देंगे, सैंड्रा ने सिर हिलाते हुए कहा। ऐसे में वो कहेगा कि वो पार्टी किसी और दिन रख लेगा, दिन बदलने को कहेगा। मुझे ऐसा लगता है कि वो हमें बुलाने पर अड़ा हुआ है। और क्या तुम जानते हो स्टीफन कि ये पार्टी कहाँ होने वाली है? नहीं तो कहाँ होने वाली है? स्टीफन ने पूछा। लग्जमबर्ग में। इस झटके ने जैसे स्टीफन की आवाज़ ही छीन ली। उसे अपने चेहरे का रंग उड़ता हुआ महसूस हुआ। अपने आप को जैसे तैसे संभाल कर उसने सैंड्रा की तरफ देखा। पता नहीं ये सिर्फ उसकी कल्पना ही थी या सच में सैंड्रा की निगाहों में कोई मतलब था। अपनी भावनाओं को छुपाते हुए वो बोला, लेकिन ये तो बड़ी ही बेतुकी सी बात है। लग्जमबर्ग में फिर से वो सब कुछ दोबारा से जिंदा करने के लिए। ये आदमी पागल है क्या? ऐसे में तो मेरे ख्याल से हमें जाने के लिए वाकई मना ही कर देना चाहिए। वो पूरा वाकया ही बहुत बदमज़ा था। कितनी दर्दनाक घटना थी वो। अखबारों में छपी तस्वीरें और भी न जाने क्या क्या। क्या उस आदमी को ये भी एहसास नहीं कि ये सब हमारे लिए कितना नागवार होगा? मैं तुम्हारी परेशानी अच्छी तरह से समझ सकती हूँ स्टीफन, लेकिन उसके पास एक वजह है। वो वजह जो उसने मुझे बताई है। वो लंच के बाद मुझे एक तरफ ले गया था। उसने कहा कि वो लड़की आयरिस, जिसके बर्थडे के लिए ये पार्टी रखी जा रही है, अपनी बहन की मौत के सदमे से पूरी तरह से उबरी नहीं है। और वाकई उस लड़की को देखकर ऐसा ही लगता है कि वो ज़्यादा सेहतमंद नहीं है। हालांकि कुल मिलाकर इन दिनों वो थोड़ा खुश नज़र आती रही है। लेकिन मैं तुमको वो बता रही हूँ स्टीफन, जो जॉर्ज बार्टन ने मुझसे कहा है। उसने मुझे बताया कि जहाँ तक हो सके आयरिस लग्जमबर्ग से कतराती रही है, लेकिन जॉर्ज के हिसाब से ये नहीं होना चाहिए। शायद उसने इसके बारे में एक नर्व वाले डॉक्टर की भी राय ली है। ये आजकल के जो नए डॉक्टर हैं वो, और उस डॉक्टर ने सलाह दी है कि किसी सदमे से गुजरने के बाद उसका सामना करना चाहिए, ना कि उससे कतराना चाहिए। शायद ऐसा कोई उसूल है कि हवाई हादसे के बाद पायलट को तुरंत ही दोबारा उड़ान पर भेज दिया जाना चाहिए। स्टीफन ने बुरा सा मुंह बनाया और बोला, तो क्या ये स्पेशलिस्ट एक और खुदकुशी की सलाह दे रहा है? सैंड्रा ने धीरे से कहा, नहीं, उसका सुझाव है कि उस रेस्टोरेंट से जुड़ी यादों से उसे उबरना होगा। आखिरकार वो सिर्फ एक रेस्टोरेंट ही तो है, और इसीलिए उसने एक छोटी सी पार्टी की सलाह दी है। एक नॉर्मल खुशगवार सी पार्टी, जो जहाँ तक हो सके उन्हीं लोगों के साथ हो जो उस दिन वहाँ मौजूद थे। अब हालांकि ये बात मुझे भी ज़्यादा पसंद नहीं आई स्टीफन, लेकिन जिस ढंग से जॉर्ज बार्टन ने कहा, मेरे लिए मना करना मुश्किल हो गया। आखिर उसके बाद से मैं खुद भी कई बार लग्जमबर्ग गई हूँ, और तुम भी। हमें अक्सर वहाँ बुलाया जाता है। स्टीफन ने जवाब दिया, हाँ, हमें वहाँ बुलाया जाता है,
लेकिन इन हालातों में हम वहां नहीं गए हैं। लेकिन जैसा कि तुम कह रही हो, इस आदमी को मना करना भी मुश्किल है। अगर हम फिलहाल के लिए टाल भी देते हैं तो वो हमें फिर से बुलावा भेजेगा। लेकिन मुझे लगता है सैंड्रा कि इस बात का कोई कारण नहीं कि तुम वो सारा टॉर्चर फिर से सहो। ऐसा करते हैं कि मैं चला जाता हूँ और तुम आखिरी मिनट में इनकार कर देना, कह देना सिर दर्द है या सर्दी हो गई है, ऐसा ही कोई बहाना। सैंड्रा ने सिर ऊपर उठाते हुए कहा, लेकिन ये तो बुज़दिली होगी। अगर तुम जाओगे स्टीफन तो मैं भी जाऊंगी। आखिर हमारी शादी का मतलब चाहे कितना भी कम हो, लेकिन फिर भी इतना तो होना ही चाहिए कि हम बुरे वक्त में एक दूसरे के साथ रहें। स्टीफन के सिर पर जैसे किसी ने बम फोड़ दिया हो। वो एकटक सैंड्रा को देखता रहा, फिर अपने आप को संभालते हुए बोला, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? चाहे हमारी शादी का मतलब कितना भी कम हो, ऐसी बात तुम्हें सूझी क्यों? सैंड्रा ने फैली हुई ईमानदार आंखों से एकटक उसे देखा और फिर बोली, क्यों? क्या ये सच नहीं है? नहीं सैंड्रा, 1000 बार नहीं। मेरे लिए हमारी शादी ही सब कुछ है। क्या तुम ये बात जानती नहीं हो सैंड्रा कि मेरी दुनिया सिर्फ तुम्हारे ही इर्द गिर्द घूमती है? और इतना कहते कहते स्टीफन की सांसें उखड़ने लगीं और फिर अचानक सैंड्रा को भी जैसे कुछ समझ में आ गया। ये यकीन करने लायक नहीं था, उम्मीद से परे था, लेकिन ऐसा था। अगले ही पल वो स्टीफन की बाहों में थी और वो उसका माथा सहलाते हुए बड़बड़ाए जा रहा था, सैंड्रा, सैंड्रा डार्लिंग, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं कितना डरता रहा कि मैं तुम्हें खो दूंगा। सैंड्रा के मुंह से न चाहते हुए भी निकल गया। क्यों? रोजमेरी की वजह से? हाँ। स्टीफन उसे छोड़कर एक कदम पीछे हट गया। घबराहट में उसका चेहरा बेढंगा सा हो गया था। क्या कहा तुमने? क्या तुम्हें रोजमेरी के बारे में पता था? बेशक पता था, पूरा टाइम पता था। और तुमने इसे स्वीकार कर लिया? नहीं, मैंने इसे कभी स्वीकार नहीं किया स्टीफन। मुझे नहीं लगता कि मैं कभी ऐसा करूंगी। क्या तुम वाकई उससे प्यार करते थे? सच कहूं तो नहीं सैंड्रा, प्यार मैं तुमसे करता था और करता हूं। सैंड्रा के अंदर कड़वाहट की एक लहर दौड़ गई। क्या तुम जानते हो स्टीफन कि हमारी जो पहली मुलाकात थी उसकी शुरुआत भी एक झूठ से हुई थी? तुम उस वक्त भी मुझे धोखा दे रहे थे। स्टीफन अचानक हुए इस हमले से हैरान नहीं हुआ। उसने कहा, हाँ, मैं मानता हूं सैंड्रा कि वो एक झूठ था, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं कि वो सच था। हालांकि उस वक्त मैं ये बात नहीं जानता था। तुमसे मिलने से पहले मैंने कभी किसी से प्यार नहीं किया था, और ये भी सच है कि मैंने तुमसे सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए शादी की थी। लेकिन तुम्हारे साथ रहते रहते मुझे ये अच्छी तरह से समझ में आ गया कि तुम्हारे बिना मेरी ज़िंदगी का कोई मतलब नहीं, और असल में मैं जिस लड़की से प्रेम करता हूँ वो सिर्फ और सिर्फ तुम ही हो। और इस चीज़ का एहसास मुझे यहीं फेयर हेवन में ही हुआ था। यहीं पर मुझे असल में होश आया था, और तब मुझे लगा कि ज़िंदगी में मेरे लिए जो एक चीज़ अहमियत रखती है वो थी सिर्फ तुम और तुम्हारा प्यार। सैंड्रा व्यंग्य से मुस्कुराई और बोली, ओह, तो इसीलिए तुम उसके साथ भाग जाने की योजना बना रहे थे? इस बार स्टीफन हंस दिया और बोला, रोजमेरी के साथ? ये तो वाकई जिंदगी भर के लिए गुलामी करने की सजा होती मेरे लिए। सैंड्रा ने थोड़ा चौंकते हुए कहा, तो क्या रोजमेरी नहीं चाहती थी कि तुम उसके साथ भाग जाओ? हाँ, वो यही चाहती थी, लेकिन मैं नहीं चाहता था। ओह, तो फिर क्या हुआ? स्टीफन ने एक गहरी सांस खींची और बोला, फिर लग्जमबर्ग हो गया। और अब जब सब कुछ खत्म हो ही चुका है तो मेरे ख्याल से सैंड्रा, हमें वो सब भुला देना चाहिए। सैंड्रा ने एक गहरी सांस ली और बोली, भूलने का कोई फायदा नहीं, हमें भूलने नहीं दिया जाएगा। ऐसे में क्या करेंगे हम? वही जो अभी तुमने कहा था सैंड्रा, हालात का सामना। एक साथ हम इस भयानक पार्टी में जाएंगे, चाहे उसकी जो भी वजह हो और चाहे उसका जो भी नतीजा हो। तो क्या जॉर्ज ने आइरिस के बारे में जो कहा उस पर तुम्हें यकीन नहीं है स्टीफन? बिल्कुल भी नहीं। क्या तुम्हें है? पता नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि असली वजह ये नहीं है। तो फिर तुम्हारे ख्याल से असली वजह क्या है सैंड्रा? ये तो मैं नहीं जानती स्टीफन, लेकिन पता नहीं क्यों मैं डरती हूँ जॉर्ज बार्टन से। मुझे लगता है कि वो जानता है। क्या जानता है सैंड्रा? सैंड्रा ने धीरे धीरे सिर घुमाया और उसकी आंखों में देखते हुए फुसफुसाई, हमें डरना नहीं है, हमें हिम्मत रखनी है, पूरी दुनिया भर की हिम्मत। तुम एक बहुत बड़े आदमी बनने वाले हो स्टीफन,
और कोई भी चीज़ उसके आड़े नहीं आ सकती। मैं तुम्हारी बीवी हूँ और तुमसे प्यार करती हूँ। मेरे ख्याल से ये पार्टी एक जाल है, लेकिन हम ये जाहिर नहीं कर सकते कि हमें पता है कि ये एक जाल है। इतना कहकर सैंड्रा सिर पीछे करके जोर जोर से हंसने लगी और फिर बोली, तुम बुरे से बुरा कर लो रोजमेरी, लेकिन तुम जीत नहीं पाओगी। ऐसा लगता था जैसे वो पागल हो रही हो। स्टीफन ने उसके कंधे पकड़कर उसे झंझोड़ा और बोला, बस करो सैंड्रा, रोजमेरी मर चुकी है। मर चुकी है स्टीफन? कभी कभी मुझे लगता है कि वो जिंदा है। अध्याय 3। पार्क का आधा रास्ता पार करके आयरिस ने कहा, जॉर्ज, अगर मैं तुम्हारे साथ ना जाऊं तो क्या तुम्हें बुरा लगेगा? असल में मेरा पैदल घूमने का मन है। कोई बात नहीं बच्ची, तुम जाओ, मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊँगा। वैसे भी आज दोपहर कोई मुझसे मिलने आने वाला है और मुझे पक्का नहीं पता कि वो किस वक्त आएगा। इतना कहकर जॉर्ज वापस मुड़ गया। आयरिस दाईं ओर मुड़ी और पहाड़ी की ढाल पर दिखती देवदार की कतारों तक चलती चली गई। वहां पर वो जमीन पर गिरे एक पेड़ के तने पर बैठ गई और नीचे घाटी में देखने लगी। कुछ दूरी पर बाईं तरफ फेयर हेवन के लाल पत्थर दिखाई दे रहे थे। आयरिस अपनी ठोड़ी हाथों पर रखे गंभीरता से वो नज़ारा देखने लगी। तभी उसके पीछे हल्की सी आहट हुई और पेड़ों की टहनियों को हटाकर एंथनी ब्राउन उनमें से बाहर निकला। आयरिस ने पीछे देखा और जोर से चिल्लाई, टोनी, तुम हमेशा ऐसे क्यों आते हो, जैसे किसी नाटक में शैतान की एंट्री हो रही हो। एंथनी आराम से उसके पास जमीन पर बैठ गया और सिगरेट जलाते हुए बोला, वो इसलिए मेरी प्यारी आयरिस क्योंकि मैं वो हूँ जिसे अखबारों में मिस्ट्री मैन कहा जाता है। मुझे अचानक कहीं से भी प्रकट हो जाना बहुत पसंद है। अच्छा ठीक है, लेकिन तुमको ये कैसे पता लगा कि मैं कहाँ हूँ? एंथनी हंसा और बोला, परिंदों को देखने वाली बढ़िया दूरबीन से। मुझे पता लगा था कि तुम लंच फैराडे हस्बैंड वाइफ के साथ ले रही हो और जब तुम चली तो पहाड़ की ढाल से मैं तुम्हारे ऊपर जासूसी करता रहा। तुम एक आम इंसान की तरह मेरे घर क्यों नहीं आते? आयरिस ने पूछा। वो इसलिए कि मैं आम इंसान हूं ही नहीं, मैं तो बहुत खास हूं। लेकिन तुम इतनी उखड़ी उखड़ी सी क्यों दिख रही हो आयरिस? कोई बात हुई है क्या? आयरिस ने एक गहरी सांस ली और बोली, मैं यहाँ रहते रहते थक गई हूँ। मुझे ये जगह बिल्कुल पसंद नहीं। मैं लंदन वापस जाना चाहती हूँ। लेकिन तुम अगले हफ्ते ही तो जा रही हो, फिर प्रॉब्लम क्या है? और वैसे तुम फैराडे फैमिली के यहाँ जो गई थी, क्या वो तुम्हारी विदाई पार्टी थी? अरे नहीं टोनी, कोई पार्टी वार्टी नहीं थी, बस सिर्फ वो लोग थे और उनका एक कजिन था। अच्छा ये बताओ आयरिस कि क्या तुम्हें लगता है वो लोग तुम्हें पसंद करते हैं? टोनी ने पूछा। नहीं तो मुझे तो नहीं लगता, मेरे ख्याल से तो वो हम लोगों से नफरत करते हैं। क्या वाकई? टोनी ने पूछा। आयरिस ने अपनी बात को सुधारते हुए कहा, अरे मेरा मतलब है नफरत नहीं, लेकिन बस वो लोग मुझे पसंद नहीं करते, मुझे ऐसा लगता है। मेरे ख्याल से हमारा उनके पड़ोसी के रूप में रहना उनको पसंद नहीं है। हम लोग उनके खास दोस्त नहीं थे कभी भी। वो लोग रोजमेरी के फ्रेंड्स थे। लेकिन खैर ये सब बातें छोड़ो, ऐसा करते हैं घर चलते हैं और साथ में चाय पीते हैं। एंथनी आराम से सिगरेट पीता रहा और बोला, नहीं आज नहीं आयरिस, मेरे ख्याल से अब मुझे चलना चाहिए। आयरिस ने थोड़ा तीखे स्वर में कहा, तुम कभी भी मेरे घर क्यों नहीं आते? हमेशा मना कर देते हो। आज क्या वजह है तुम्हारे पास? एंथनी ने कंधे उचकाए और बोला, बस यूं समझ लो कि मुझे मेहमान नवाजी करवाना ज्यादा पसंद नहीं है, और वैसे भी तुम्हारा जीजा मुझे पसंद नहीं करता, और ये बात उसने मुझे साफ साफ जता भी दी है। अरे तुम जॉर्ज की फिक्र मत करो, मैं तुम्हें बुला रही हूं ना, तो फिर तुम्हें चलने में क्या प्रॉब्लम है? वैसे भी जब रोजमेरी थी तब तो तुम आते ही थे ना घर पर। वो अलग बात थी आयरिस। आयरिस के दिल को जैसे किसी बर्फ जैसे ठंडे हाथ ने छू लिया। उसने कहा, आज तुम यहाँ किस लिए आए थे? क्या किसी काम से? हाँ आयरिस, एक बहुत ही ज़रूरी काम से। मैं यहाँ तुमसे एक सवाल करने आया था और मैं चाहता हूँ कि तुम इस सवाल का सच सच जवाब दो। तुम मुझे ये बताओ कि क्या तुम मेरे ऊपर भरोसा करती हो? आयरिस थोड़ा हिचकिचाई, मुश्किल से एक पल के लिए। फिर उसने आंखें झुकाते हुए कहा, हाँ मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा करती हूँ। ठीक है, अब मैं अगला सवाल पूछता हूँ। क्या तुम लंदन चलकर मुझसे शादी करोगी बिना किसी को बताए? आयरिस हैरानी से उसकी तरफ देखती रह गई। ये तुम क्या कह रहे हो? ऐसा मैं नहीं कर सकती, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन तुम मुझसे प्यार करती हो ना? हाँ करती हूँ, लेकिन मैं ऐसे छुपकर शादी कैसे कर सकती हूँ भला? जॉर्ज को कितना दुख होगा, और लूसीला आंटी तो मुझे कभी माफ नहीं करेगी। वैसे भी मैं अभी बालिग नहीं हुई हूँ, सिर्फ 18 साल की हूँ। एंटनी ने जवाब दिया।
तुम्हें अपनी उम्र के बारे में तो झूठ बोलना पड़ेगा। मुझे नहीं पता कि एक नाबालिग से बिना उसके गार्जियन की इजाज़त लिए शादी करने का मुझे क्या जुर्माना भरना पड़ेगा। वैसे तुम्हारा गार्जियन है कौन? जॉर्ज है, और वो मेरा ट्रस्टी भी है। हाँ तो ठीक है, जैसा कि मैं कह रहा था, मुझे इस बात की चाहे कोई भी सज़ा मिले, लेकिन मैं फिर भी तुमसे शादी करना चाहता हूँ। आयरिस ने सिर हिलाते हुए कहा। लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं इतनी कठोर नहीं हो सकती। और फिर हमें ऐसा करने की ज़रूरत क्या है? हम छुपकर शादी क्यों करें भला? एंथनी ने ठंडी सांस लेते हुए कहा। इसीलिए मैंने तुमसे पहले पूछा था कि तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा है कि नहीं। मैं तुम्हें जो कारण बताऊंगा, तुम्हें उनके ऊपर यकीन करना ही होगा। यही सबसे सीधा रास्ता है। आयरिस ने थोड़ा घबराते हुए कहा। तुम मुझे बहुत बड़ी परेशानी में डाल रहे हो। तुम जॉर्ज से थोड़ी और जान पहचान क्यों नहीं बढ़ाते? तुम अभी मेरे साथ चलो। घर पर सिर्फ जॉर्ज और आंटी ल्यूसिला ही होंगे। तुम बैठकर उससे थोड़ी देर बात कर सकते हो। एंथनी ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा। अच्छा, क्या तुम्हें पक्का पता है कि घर पर सिर्फ जॉर्ज और ल्यूसिला ही होंगे? मैं तो जब पहाड़ी पर चढ़ रहा था तो मैंने एक आदमी को तुम्हारे घर में जाते देखा था, और अजीब बात यह है कि मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मैं उस आदमी को पहचानता हूँ। उससे पहले मिल चुका हूँ। मेरे ख्याल से उस आदमी का नाम रेस है। अरे हाँ टोनी, मैं भूल गई थी। जॉर्ज ने मुझे कहा था कि कोई उससे मिलने आने वाला था। हो सकता है ये वही कर्नल रेस हो जिसकी तुम बात कर रहे हो, क्योंकि कर्नल रेस नाम के एक आदमी को जॉर्ज जानता है। असल में वो उस रात खाने पर आने वाला था जिस रात रोजमेरी। इतना कहते कहते वो कांपते हुए रुक गई। एंथनी ने उसके कांपते हाथों को थाम लिया। आयरिस ने किसी तरह अपने ऊपर काबू पाने की कोशिश करते हुए कहा। मैं लाख कोशिश कर लूं, लेकिन पता नहीं वो सब भूल ही नहीं पाती। वैसे क्या तुमको कभी ये ख्याल आया टोनी कि हो सकता है रोजमेरी ने खुदकुशी ना की हो, कि हो सकता है उसका कत्ल किया गया हो? ये तुम क्या कह रही हो आयरिस? ऐसा बेहुदा ख्याल तुम्हें कैसे आया? क्यों, क्या तुम्हें कभी ये ख्याल नहीं आया टोनी? अरे बिल्कुल भी नहीं। रोजमेरी ने खुदकुशी ही की थी। ये सब बातें कौन भर रहा है तुम्हारे दिमाग में? एक पल के लिए आयरिस का मन किया कि वो उसे जॉर्ज की अजीबोगरीब कहानी सुना दे, लेकिन फिर वो रुक गई और धीरे धीरे बोली। नहीं, बस वैसे ही मेरे दिमाग में एक विचार आया था। एंथनी ने उसे खींचकर अपने पैरों पर खड़ा कर दिया और हल्के से उसका गाल थपथपाते हुए बोला। ये सब फालतू बकवास भूल जाओ डार्लिंग। रोजमेरी को भूल जाओ और सिर्फ मेरे बारे में सोचो, समझी? अध्याय 4। पाइप के कश खींचते हुए कर्नल रेस ने अंदाजा लगाने वाले ढंग से जॉर्ज बार्टन की तरफ देखा। वो जॉर्ज बार्टन को उसके लड़कपन से जानता था। बार्टन का अंकल गांव में रेस परिवार का पड़ोसी था। उन दोनों में 20 साल से भी ज्यादा का फासला था। रेस 60 से ऊपर का था। लंबा सीधा तना हुआ शरीर, धूप में पकी रंगत वाला चेहरा, छोटे छोटे लोहे जैसे स्लेटी रंग के बाल और तेज काली आंखें। इन दोनों में कभी भी कोई खास नजदीकी नहीं रही थी, लेकिन बार्टन रेस के लिए छोटा जॉर्ज ही बना रहा, पुराने टाइम से जुड़े जाने पहचाने चेहरों में से एक। रेस इस समय यही सोच रहा था कि वो ये बिल्कुल नहीं जानता था कि ये छोटा जॉर्ज किस तरह का आदमी था। बाद के वर्षों में वो जब कभी भी थोड़ी बहुत देर के लिए मिले थे, उनके बीच कुछ भी समान नहीं था। रेस घर से बाहर रहना ज्यादा पसंद करता था। उसकी अधिकतर जिंदगी विदेशों में बीती थी। जॉर्ज साफ तौर पर एक शहरी था। जब भी वो मिलते थे तो बस पुराने दिनों की कुछ गुनगुनी यादों को बांटते थे। उसके बाद एक असहज सी चुप्पी छा जाती थी। इस वक्त भी खामोश बैठा जॉर्ज सोच रहा था कि जॉर्ज ने इस मुलाकात के लिए इतनी जिद क्यों की थी। उसे ऐसा लग रहा था कि जॉर्ज के साथ शायद कोई बहुत बड़ी गड़बड़ थी। वो बिल्ली की तरह बेचैन था और इतनी सी देर में 3 बार सिगार सुलगा चुका था, और ये पुराने वाले जॉर्ज बार्टन का तरीका बिल्कुल भी नहीं था। रेस ने पाइप मुंह से बाहर निकालते हुए कहा। क्या बात है जॉर्ज, क्या तुम किसी परेशानी में हो? ठीक कहते हो रेस, परेशानी में ही हूँ। मुझे तुम्हारी सलाह की बहुत ज़रूरत है और तुम्हारी मदद की भी। क्या तुम्हें याद है 1 साल पहले तुम लंदन में हमारे साथ डिनर के लिए आने वाले थे, लग्जमबर्ग में, और आखिरी वक्त पर तुम्हें बाहर जाना पड़ा था। उस डिनर पार्टी में मेरी बीवी की मौत हो गई थी। रेस बेचैनी से अपनी कुर्सी में हिला। हाँ, मैं जानता हूँ जॉर्ज, मैंने उसके बारे में अखबारों में पढ़ा था। मुझे बहुत अफसोस है उस बात का। हाँ, वो तो ठीक है रेस, लेकिन असली मुद्दा ये नहीं है। सब लोगों का ये मानना है कि मेरी पत्नी ने खुदकुशी की थी, लेकिन ये देखो। जॉर्ज ने वो दोनों खत रेस के हाथ में थमा दिए। रेस की भवों पर बल पड़ गए। बेनाम चिट्ठियाँ? हाँ रेस,
ये चिट्ठियां बेनाम ही हैं, लेकिन मुझे इनके ऊपर पूरा यकीन है। रेस ने धीरे से सिर इधर उधर घुमाया और बोला, ऐसा करना ठीक नहीं होता है जॉर्ज। तुम ये जानकर हैरान होगे कि ऐसे किसी भी हादसे के बाद जिसे प्रेस में मशहूरी मिल जाती है, लोग कितनी फालतू जहर भरी चिट्ठियां लिखते रहते हैं और उनका कोई मतलब नहीं होता। मैं जानता हूं रेस, लेकिन ये उस वक्त नहीं लिखी गई थी, ये 6 महीने बाद लिखी गई थी, और मुझे बिल्कुल परवाह नहीं कि ये किसने लिखी हैं। मुद्दा ये है कि जो इनमें लिखा है मुझे वो सच लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी पत्नी का वाकई कत्ल हुआ था। और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है जॉर्ज? क्या तुम्हें उस वक्त किसी बात पर शक था? क्या पुलिस को कोई शक था? देखो रेस, जब ये सब हुआ तो मैं एकदम सुन्न सा हो गया था, बहुत ही हैरान परेशान। मैंने जांच की रिपोर्ट को जैसे कि तैसे स्वीकार कर लिया था। मेरी पत्नी को फ्लू हुआ था और वो बहुत कमज़ोर हो गई थी, इसीलिए सब लोगों को सिर्फ खुदकुशी पर ही शक हुआ। मौत का सामान भी उसके बैग में मिला था, साइनाइड। उसने शैंपेन में मिलाकर वो लिया था। उस वक्त सब कुछ सीधा और साफ लग रहा था, लेकिन अब मुझे लगता है कि रोज़मेरी ऐसा नहीं कर सकती थी। उसे अपनी जिंदगी से प्यार था, फिर वो भला अपनी जिंदगी क्यों लेती? रेस ने सहमति में सिर हिलाया। वो जॉर्ज की पत्नी से पहले एक बार मिल चुका था। उसे वो एक बहुत ही खूबसूरत और मूर्ख तो लगी थी, लेकिन डिप्रेशन में जाने वाली हरगिज नहीं। उसने पूछा, उसकी जहनी हालत के बारे में कोई डॉक्टरी सबूत हैं तुम्हारे पास? जॉर्ज ने जवाब दिया, रोज़मेरी का जो अपना डॉक्टर था वो एक बुजुर्ग था। वो मार्ले परिवार को बचपन से जानता था। वो उस टाइम यात्रा पर गया हुआ था। उसके नौजवान साथी ने रोज़मेरी की देखभाल की थी जब रोज़मेरी को फ्लू हुआ था। उसने कहा था कि उस तरह का फ्लू बहुत गहरा डिप्रेशन छोड़ जाता है। फिर जब ये चिट्ठियाँ मुझे मिली तब मैंने रोज़मेरी के डॉक्टर से बात की। मैंने उसे चिट्ठियों के बारे में कुछ नहीं बताया था, बस यूं ही उससे बात की थी, और उसने कहा कि जो भी हुआ था उस पर उसे बहुत ही हैरानी थी। रोज़मेरी खुदकुशी करने वाले लोगों जैसी नहीं थी, और उससे बात करने के बाद ही मुझे ये एहसास हुआ कि रोज़मेरी की खुदकुशी पर यकीन करना मेरे खुद के लिए भी कितना मुश्किल था। मैं उसे अच्छी तरह से जानता था। उसे कभी कभी गहरी उदासी के दौरे से पड़ते थे। वो बहुत उत्तेजित भी हो जाती थी और कभी कभी बिना सोचे समझे कुछ कर बैठती थी, लेकिन उसकी जहनी हालत ऐसी कभी नहीं थी कि वो अपनी जान ही ले लेने के बारे में सोचने लगे। रेस ने कुछ देर सोचा, फिर सवाल किया, क्या वो किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा दुखी थी? नहीं रेस, बिल्कुल भी नहीं। तो क्या वो कुछ ड्रामेबाज टाइप की थी? कई लोग ऐसे होते हैं जिनको खुदकुशी करने का दिखावा करने में मज़ा आता है, आमतौर पर जब उनका किसी से झगड़ा हुआ हो। लेकिन रोज़मेरी और मेरा कोई झगड़ा नहीं हुआ था रेस। और वैसे भी साइनाइड कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे आप बेवकूफ़ों की तरह यूं खेल कर सकें। अगर किसी तरह रोज़मेरी को खुदकुशी करनी भी होती तो वो ये तरीका कभी नहीं अपनाती। ये पीड़ा पहुंचाने वाला और भद्दा तरीका है। वो नींद की दवाई को ज़्यादा मात्रा में लेने को ज़्यादा प्रेफरेंस देती। अच्छा ये बताओ जॉर्ज, क्या उसके साइनाइड खरीदने या उसे किसी तरह के पाने का कोई सबूत था? नहीं रेस, लेकिन वो गांव में अपने दोस्तों के साथ रह रही थी और उन्होंने एक दिन पहले ततैये के घोंसले तोड़े थे। तो उस टाइम जांच में ये कहा गया कि हो सकता है उसने उसी दिन पोटेशियम साइनाइड के मुट्ठी भर दाने उनसे ले लिए हों। ज़्यादातर माली इनको अपने पास रखते हैं। रेस ने सिर हिलाया और बोला, अच्छा ठीक है, चलो हम ये मानकर चलते हैं कि उसका कत्ल हुआ। तो फिर ये बताओ कि तुम्हें किसी के ऊपर शक है? जॉर्ज थोड़ा आगे को झुका और बोला, सबसे भयानक बात तो यही है रेस, अगर रोज़मेरी की हत्या हुई थी तो वो मेज़ पर उसके इर्द गिर्द बैठे लोगों में से, यानी हमारे दोस्तों में से ही किसी एक ने की होगी। दूसरा कोई तो मेज़ के पास आया तक नहीं था। क्यों, क्या वेटर सर्व नहीं कर रहा था? शराब किसने परोसी थी? रेस ने पूछा। चार्ल्स ने, जो लग्जमबर्ग का हेड वेटर है। मेरे ख्याल से तुम जानते ही होंगे चार्ल्स को। रेस ने हाँ में सिर हिलाया। चार्ल्स को सब जानते थे। सोचकर ही ये बात नामुमकिन लगती थी कि चार्ल्स जानबूझकर अपने किसी ग्राहक को जहर दे देगा। जॉर्ज ने आगे कहा, और जो वेटर हमें सर्विस दे रहा था वो गिसप था। हम गिसप को अच्छी तरह से जानते हैं, कितने ही सालों से। वो हमेशा वहाँ मेरी देखभाल करता है। एक बड़ा ही खुशमिजाज आदमी है वो। अच्छा ठीक है, अब डिनर पार्टी पर आते हैं। ये बताओ वहाँ कौन कौन था? रेस ने पूछा। एक तो सांसद था स्टीफन फैराडे, उसकी पत्नी लेडी अलेक्जेंड्रा फैराडे, मेरी सेक्रेटरी रूथ लेसिंग और एंथनी ब्राउन नाम का एक आदमी, रोज़मेरी की बहन आयरिस और मैं। कुल मिलाकर 7 लोग। अगर तुम भी आते तो हम 8 होते।
जब तुमने मना कर दिया तो हम किसी और के बारे में सोच नहीं पाए जिसे हम बुला लें। ठीक है, मैं समझ गया बार्टन। अब ये बताओ कि तुम लोग बैठे कैसे हुए थे? अपने आप से शुरू करते हुए बताओ। मेरी दाईं तरफ सैंड्रा फैराडे बैठी थी, उसकी बगल में एंथनी ब्राउन, फिर रोजमेरी, उसके बाद स्टीफन फैराडे, फिर आइरिस और फिर रूथ लेसिंग जो मेरी बाईं तरफ बैठी थी। ठीक है जॉर्ज, और तुम्हारी पत्नी ने उससे पहले शाम को भी शैंपेन पी थी? हाँ, पी थी। ग्लास कई बार भरे जा चुके थे। ये तब हुआ था जब कैबरे शो चल रहा था। उस वक्त वहाँ बहुत शोर था। ये एक निग्रो शो था और हम सब देख रहे थे। लाइटें जलने से कुछ देर पहले ही वो मेज़ पर औंधी गिर गई। हो सकता है वो कराही हो या हाफी हो, लेकिन किसी को कुछ सुनाई नहीं दिया था। डॉक्टर ने कहा था कि मौत तुरंत ही हो गई होगी। रेस ने कुछ देर सोचा, फिर बोला, देखो बार्टन, सतही तौर पर तो ये लगता है कि शायद वो स्टीफन फैराडे होना चाहिए। वो रोजमेरी की दाईं तरफ था। उसका शैंपेन का ग्लास स्टीफन के बाएं हाथ के पास होगा। रोशनियां कम होते ही जब सबका ध्यान स्टेज की तरफ हो तो ऐसे में साइनाइड को ग्लास में डाल देना दुनिया का सबसे आसान काम होता। मुझे नहीं लगता कि किसी और के पास इतना अच्छा मौका था। मुझे लग्जमबर्ग की टेबल्स याद हैं, उनके आसपास काफ़ी जगह है। मुझे नहीं लगता कि कोई मेज़ के आर पार झुककर ये काम कर सका होगा। रोजमेरी की बाईं तरफ बैठने वाले पर भी यही बात लागू होती है। रोजमेरी के ग्लास में कुछ डालने के लिए उसे भी मेज़ के पार झुकना पड़ता। वैसे एक और संभावना भी है, लेकिन हम सबसे पहले सबसे ज्यादा मुमकिन शख्स को लेते हैं। क्या तुम्हें लगता है कि कोई ऐसी वजह हो सकती है कि एमपी स्टीफन फैराडे तुम्हारी पत्नी को मार डालना चाहता? जॉर्ज ने रुंधे गले से कहा। वो दोनों बहुत करीबी दोस्त थे। अगर रोजमेरी ने उसे इनकार कर दिया होगा तो हो सकता है वो बदला लेने के लिए ऐसा कर दे। ये थोड़ा ज्यादा नाटकीय लग रहा है। क्या तुम कोई और वजह सुझा सकते हो? नहीं, जॉर्ज ने कहा, लेकिन उसका चेहरा एकदम से लाल हो गया था। रेस ने एक उड़ती सी नज़र उसके ऊपर डाली, फिर बोला, ठीक है, अब हम एक दूसरी पॉसिबिलिटी को चेक करते हैं। औरतों में से कोई एक। लेकिन औरतें क्यों रेस? माय डियर जॉर्ज, क्या तुमने ध्यान नहीं दिया कि 7 जनों की पार्टी में, जिसमें 4 औरतें और 3 आदमी हों, वहाँ शाम को कम से कम 1-2 बार तो ऐसा होता ही है कि 2 कपल नाच रहे हों और एक औरत मेज़ पर अकेली हो। तुम सबने डांस किया था ना? हाँ, किया तो था। गुड। क्या तुम बता सकते हो कि कैबरे से पहले किसी भी वक्त मेज़ पर अकेली कौन सी औरत बैठी थी? जॉर्ज ने पल भर सोचा, फिर बोला, मेरे ख्याल से आखिरी बार तो आइरिस ही बैठी हुई थी और उससे पहले रूथ। क्या तुम्हें याद है जॉर्ज कि तुम्हारी पत्नी ने आखिरी बार शैंपेन कब पी थी? 1 मिनट, मुझे सोचने दो रेस। वो ब्राउन के साथ डांस कर रही थी। मुझे याद है उसने वापस आकर कहा था कि डांस काफ़ी थकाने वाला था। एंथनी एकदम अनोखा नाचने वाला है। तब रोजमेरी ने अपने ग्लास में से शराब पी थी। कुछ मिनट बाद वॉल्ट्स म्यूजिक शुरू हो गया था और उसने मेरे साथ डांस किया था। उस वक्त फैराडे ने रूथ के साथ डांस किया था और लेडी अलेक्जेंड्रा ने ब्राउन के साथ। आइरिस डांस से बाहर रही थी और उसके एकदम बाद ही कैबरे हुआ था। ठीक है जॉर्ज, तो फिर तुम्हारी पत्नी की बहन के बारे में सोचते हैं। क्या तुम्हारी पत्नी के मरने के बाद उसे कोई दौलत मिली है? जॉर्ज थोड़ा गुस्से में बड़बड़ाने लगा। रेस, ऐसी बेतुकी बातें मत करो। आइरिस एक बच्ची है, स्कूली बच्ची। मैं 2 ऐसी स्कूली बच्चियों को जानता हूँ जॉर्ज, जिन्होंने खून किए हैं बेदर्दी से। लेकिन आइरिस रोजमेरी को बहुत प्यार करती थी। तुम इस बात का ध्यान मत करो बार्टन। उसके पास मौका था और मैं ये जानना चाहता हूँ कि उसके पास कोई वजह भी थी कि नहीं। मेरे ख्याल से तुम्हारी पत्नी एक अमीर औरत थी। तो ये बताओ, उसका पैसा किसको मिला है? क्या तुम्हें? नहीं, वो आइरिस को मिला है। वो ट्रस्ट का पैसा था। फिर जॉर्ज ने उसे पूरी बात समझाई, जिसको रेस ने बड़े ही ध्यान से सुना। फिर उसने कहा, ये तो अजीब सी हालत है, एक बहन अमीर और एक गरीब। इस बात पर तो कई लड़कियों के मन में नाराजगी होती। अरे लेकिन आइरिस के साथ ऐसी कोई बात नहीं थी रेस। हाँ, हो सकता है ना हो, लेकिन फिर भी उसके पास कारण तो था, कत्ल का। अब हम इसी दिशा में चलते हैं। और किस किस के पास वजह थी? अरे किसी के पास भी वजह नहीं थी रेस। मुझे यकीन है कि दुनिया में रोजमेरी का कोई दुश्मन नहीं था। मैं इस सब के बारे में बहुत सोचता रहा हूँ, अपने आप से सवाल पूछता रहा हूँ, पता लगाने की कोशिश करता रहा हूँ। मैंने तो फैराडे परिवार के पड़ोस में ये घर भी इसलिए लिया है ताकि... कहते कहते जॉर्ज रुक गया। रेस ने एक ठंडी सांस ली और बोला, जॉर्ज,
क्या ये बेहतर नहीं होगा कि तुम मुझे सब कुछ साफ साफ बता दो? ये साफ नजर आ रहा है कि तुम कुछ छुपा रहे हो। लेकिन एक बात अच्छी तरह से समझ लो, या तो तुम अपनी पत्नी के नाम को बचा सकते हो, या फिर ये पता लगा सकते हो कोशिश करके कि उसका कत्ल हुआ था या नहीं। और अगर तुम वाकई ये बात पता लगाना चाहते हो तो तुम्हें सब कुछ साफ साफ बताना ही पड़ेगा। थोड़ी देर के लिए चुप्पी छा गई। फिर जॉर्ज ने कहा, अच्छा ठीक है, तुम जीते मैं हारा। मैं तुम्हें सारी बात बताता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी पत्नी का किसी से अफेयर चल रहा था। वो आदमी स्टीफन फैराडे भी हो सकता था, या फिर एंथनी ब्राउन भी। मैं ये बात तय नहीं कर पाया कि वो दोनों में से कौन था। मेरे लिए ये एक नरक के समान बात थी। अच्छा ठीक है, तुम मुझे ये बताओ कि तुम इस एंथनी ब्राउन के बारे में क्या जानते हो? हालांकि ये बड़ी अजीब सी बात है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि मैंने ये नाम पहले सुना हुआ है, रेस ने कहा। जॉर्ज ने जवाब दिया, मैं उसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानता। असल में कोई भी नहीं जानता। वो एक बहुत ही आकर्षक, दिलचस्प आदमी है। उसे एक अमेरिकन माना जाता है, लेकिन उसके बोलने का एक्सेंट अमेरिकन नहीं है। अच्छा ठीक है, तुम्हें अपनी पत्नी पर शक कैसे हुआ? मैंने उसे एक खत लिखते हुए देखा था, और वो प्रेम पत्र ही था, लेकिन उसके ऊपर कोई नाम नहीं था। रेस ने कुछ सोचते हुए कहा, इस बात से तो हमें आगे बढ़ने के लिए कुछ और भी क्लू मिल गया है। मिसाल के लिए लेडी अलेक्जेंड्रा, अगर उसके पति का तुम्हारी पत्नी से रिश्ता था तो क्या तुम जानते हो कि वो ऐसी औरत है जो चीज़ों को बड़ी ही शिद्दत से महसूस करती है, चुपचाप रहने वाली है, लेकिन अंदर से बहुत ही गहरी किस्म की है। और ये ऐसी किस्म होती है जो ज़रा सी तकलीफ मिलने पर भी खून तक कर सकती है। तो अब हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। हमारे सामने ये रहस्यमय आदमी है ब्राउन, फिर फैराडे है, और उसकी पत्नी भी है, और आयरिस मार्ले के पास भी कारण है। उस दूसरी औरत रूथ लेसिंग के बारे में भी बताओ। अरे, रूथ का इससे कोई सरोकार नहीं हो सकता। कम से कम उसके पास इसकी कोई वजह नहीं है। तुमने कहा कि वो तुम्हारी सेक्रेटरी है जॉर्ज। किस तरह की लड़की है वो? जॉर्ज ने बड़े ही जोश से कहा, अरे वो दुनिया में सबसे प्यारी लड़की है। वो एक तरह से हमारे परिवार का हिस्सा ही है, मेरा दायां हाथ, और मैं उसके ऊपर पूरी तरह से भरोसा करता हूँ। रेस ने ध्यान से उसके भावों को देखते हुए कहा, लगता है तुम उसे काफी पसंद करते हो। अरे मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ रेस। वो लड़की तुरुप का पत्ता है एकदम। दुनिया की सबसे सच्ची और सबसे प्यारी इंसान है वो। रेस जैसे कुछ बोला, और फिर उसने इस बात को छोड़ दिया। उसके हाव भाव में ऐसा कुछ नहीं था जिससे जॉर्ज को ये संकेत मिलता कि उसने मन ही मन इस अनजानी मिस रूथ लेसिंग के लिए एक ठोस वजह ढूंढ ली थी, मिसेस जॉर्ज बार्टन को दूसरी दुनिया में भेजने के लिए। ये वजह खुदगर्जी भी हो सकती थी। वो अपने आप को दूसरी मिसेस बार्टन के रूप में देख रही हो सकती थी। हो सकता था कि वो सच में अपने मालिक से प्यार करती हो, लेकिन रोजमेरी की मौत के लिए कारण तो उसके पास था ही। उसने बड़ी ही कोमलता से कहा, मेरे ख्याल से जॉर्ज, तुम्हारे मन में कभी तो ये ख्याल आया होगा कि खुद तुम्हारे पास बहुत ठोस वजह थी। मेरे पास? जॉर्ज ने हैरानी से कहा, हाँ तुम्हारे पास। ओथेलो और डेस्डेमोना याद है? देखो रेस, मैं समझ रहा हूं कि तुम क्या कह रहे हो, लेकिन मेरे और रोजमेरी के दरमियान ऐसा कुछ नहीं था। मैं उसकी पूजा करता था, लेकिन मैं हमेशा से ये भी जानता था कि ऐसी चीज़ें जिंदगी में ज़रूर होंगी जो मुझे सहनी पड़ेंगी। ऐसा नहीं था कि वो मुझे पसंद नहीं करती थी। वो मुझे बहुत चाहती थी और मेरे साथ हमेशा अच्छा बर्ताव करती थी। लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं कि मैं एक बहुत ही नीरस आदमी हूँ। मैं बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं हूँ, और ये बात शादी करते वक्त भी मैं जानता था कि हमारे बीच सब कुछ अच्छा नहीं रहने वाला है। और जब वाकई में ऐसा हुआ तो मुझे तकलीफ तो ज़रूर हुई, लेकिन मैं उसको नुकसान पहुंचाने के बारे में तो सोच भी नहीं सकता था। और वैसे भी ज़रा ये सोचो रेस कि अगर मैंने खुद ये किया होता तो आज मुझे गड़े मुर्दे उखाड़ने की क्या ज़रूरत थी। जब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, उसकी मौत को खुदकुशी करार दिया जा चुका था, उसके बाद मैं अपने ही गले में फंदा डालने की तैयारी क्यों करूंगा भला? रेस मुस्कुराया और बोला, ये बात बिल्कुल ठीक है, और इसीलिए मैं गंभीरता से तुम्हारे ऊपर शक नहीं कर रहा हूं जॉर्ज। अगर तुम वाकई कातिल होते और तुम्हें इस तरह के खत मिलते तो तुम चुपचाप उनको आग में झोंक देते और इस बारे में कोई बात नहीं करते। और इसी बात के कारण मैं इस पूरे मामले के असली दिलचस्प मुद्दे पर पहुंचता हूं अब, और वो मुद्दा है कि ये खत लिखे किसने।
जॉर्ज इस बात पर थोड़ा हैरान सा हो गया। हैं, मुझे तो इस बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन मुझे इस मुद्दे में बहुत ज्यादा दिलचस्पी है जॉर्ज। मैंने सबसे पहले तुमसे यही सवाल पूछा था। मेरे ख्याल से हम ये मानकर चल सकते हैं कि इनको कातिल ने नहीं लिखा है। वो अपना खेल क्यों बिगाड़ेगा जब सब कुछ शांत हो गया हो और सब लोगों ने इसे खुदकुशी मान लिया हो। तो फिर इन खतों को लिखा किसने? वो कौन है जो सारी बात को दोबारा से छेड़ना चाहता है? ये बताओ कि क्या रोजमेरी की कोई भेदी नौकरानी थी? जॉर्ज ने इनकार में सिर हिलाया। नहीं, उस वक्त हमारे यहाँ बस एक बावर्ची थी, मिसेस पाउंड। वो अभी भी हमारे साथ है, और 2-1 दूसरी नौकरानियां थीं। मेरे ख्याल में वो दोनों तो चली गई हैं। वो हमारे पास ज्यादा टाइम से नहीं थी। देखो बार्टन, अगर तुम मेरी सलाह चाहते हो तो मैं इस पूरे मामले पर अच्छी तरह से गौर करना चाहूँगा। एक तरफ तो ये हकीकत है कि रोजमेरी मर चुकी है। तुम चाहे कुछ भी कर लो, उसे दोबारा जिंदा तो नहीं कर सकते। अगर खुदकुशी के लिए सबूत बहुत पक्के नहीं हैं तो कत्ल के लिए भी नहीं है। एक बार दलील के तौर पर अगर हम ये मान भी लेते हैं कि रोजमेरी का कत्ल हुआ था, तो सोच लो कि क्या तुम वाकई इस सारे मामले को दोबारा से उठाना चाहते हो? इससे काफ़ी बदनामी हो सकती है और पूरी दुनिया के सामने तुम्हारी पत्नी के चरित्र पर कीचड़ उछाला जा सकता है। जॉर्ज बार्टन दर्द से जैसे कराहा और बोला, क्या तुम मुझे ये कहना चाहते हो कि मैं उस सुअर को बचकर निकल जाने दूं? वो निकम्मा फैराडे, एक बुज़दिल कातिल, उसको मैं ऐसे ही छोड़ दूं? देखो जॉर्ज, मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि तुम्हें इस बात का साफ साफ अंदाज़ा हो कि तुम्हारे ऐसा करने से क्या क्या हो सकता है। मुझे हर हाल में सच जानना है रेस, जॉर्ज ने कहा। तो ठीक है, ऐसे में मुझे ये खत लेकर पुलिस के पास जाना चाहिए। वो बड़ी ही आसानी से ये पता लगा लेंगे कि इन खतों को किसने लिखा है। अरे नहीं रेस, जॉर्ज ने कहा, मुझे पुलिस के पास नहीं जाना है, इसीलिए तो मैं तुमसे मिलना चाहता था। मैं कातिल के लिए एक जाल बिछाना चाहता हूँ। मैं लग्जमबर्ग में एक पार्टी रखने वाला हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम भी उसमें शामिल हो। उसमें वही सब लोग होंगे जो रोजमेरी के कत्ल वाले दिन थे। फैराडे हस्बैंड वाइफ, एंथनी ब्राउन, रूथ, आइरिस और मैंने सारी प्लानिंग कर ली है। तुम करने क्या वाले हो जॉर्ज? जॉर्ज धीरे से हंसा और बोला, वो मेरा राज है। अगर मैंने किसी को पहले से बता दिया तो सारा मज़ा खत्म हो जाएगा। मैं चाहता हूँ कि तुम खुले दिलो दिमाग से वहाँ आओ और फिर देखो कि क्या होता है। रेस आगे को झुका और बोला, जॉर्ज, मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा। ये किताबों वाले नाटकीय ख्याल किसी काम के नहीं होते। मेरे ख्याल से पुलिस के पास जाने से बेहतर और कुछ नहीं होगा। उनको मालूम होता है कि ऐसे मसलों को कैसे हल करना है। उन्हें तजुर्बा होता है और जुर्म में बिना तजुर्बे वाले करतब नहीं चलते हैं। एग्जैक्टली रेस, इसीलिए तो मैं चाहता हूं कि तुम वहां रहो। तुम बिना तजुर्बे वाले आदमी नहीं हो। तुमने MI5 के लिए काम किया हुआ है। रेस ने नामे सिर हिलाया और बोला, सॉरी जॉर्ज, मैं इस बात से इनकार करता हूँ। मुझे तुम्हारी ये तरकीब पसंद नहीं है और मैं इसका हिस्सा नहीं बनूंगा। ये सब काफ़ी खतरनाक भी हो सकता है। कभी ये भी सोचा है तुमने? हाँ, किसी ना किसी के लिए तो खतरनाक होगा ही, जॉर्ज ने बड़ी ही ढिठाई से कहा। रेस ने एक गहरी सांस ली और बोला, तुम्हें पता नहीं है कि तुम क्या कर रहे हो। अब बाद में ये मत कहना कि मैंने तुम्हें पहले से चेतावनी नहीं दी थी। मैं आखिरी बार मिन्नत करता हूँ कि अपना ये पागलपन वाला इरादा छोड़ दो। लेकिन जॉर्ज बार्टन ने इनकार में सिर हिला दिया। अध्याय 5। 2 नवंबर की सुबह उदास और भीगी गीली सी थी। एल्वेस्टन स्क्वायर वाले घर के खाने के कमरे में इतना अंधेरा था कि नाश्ते के वक्त भी रोशनी जलानी पड़ी। अपनी आदत के विपरीत आइरिस नीचे आ गई, बजाय कॉफ़ी और टोस्ट अपने कमरे में मंगाने के, और उड़ी रंगत लिए बैठी हुई अपने अनछुए नाश्ते को प्लेट में इधर से उधर करती रही। जॉर्ज के कांपते हाथों में अखबार खड़खड़ाया और मेज़ के दूसरे सिरे पर लूसिला ड्रेक मुंह पर रुमाल रखकर बिलखने लगी। मैं जानती हूँ वो प्यारा बच्चा कुछ बहुत भयानक कर बैठेगा। वो बहुत ही जज्बाती है मेरा बेटा। अगर वाकई उसकी ज़िंदगी और मौत का सवाल नहीं होता तो वो ऐसा कभी नहीं कहता। उसने लिखा है, हर हाल में 3 तारीख तक उसे पैसा चाहिए और 3 कल ही है। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगी। जॉर्ज ने तीखे स्वर में कहा, लूसिला, मैंने कहा ना कि मैं सब कुछ संभाल लूंगा। मैं अभी रूथ से तार भिजवाता हूँ वहाँ। इतना कहकर वो हॉल से बाहर निकल गया। आइरिस भी उसके पीछे पीछे हो ली। उसने जॉर्ज से कहा, जॉर्ज,
क्या तुम्हें नहीं लगता हमें आज की पार्टी को कैंसिल कर देना चाहिए? लूसीला आंटी इतनी परेशान है, क्या हमें घर पर उसके पास नहीं रुकना चाहिए? जॉर्ज का चेहरा लाल हो गया। बिल्कुल नहीं। वो कमीना, ठग, धोखेबाज लड़का हमारी जिंदगी को क्यों उलट पुलट कर दे भला? वो सिर्फ एक ब्लैकमेलर है। अगर मेरा बस चले तो उसे एक फूटी कौड़ी भी ना भिजवाऊं। लूसीला हमेशा से ही बेवकूफ रही है उस लड़के के लिए। जिन औरतों को 40 साल की हो जाने के बाद बच्चे होते हैं वो कभी समझदारी नहीं सीख पाती। वो उन बच्चों को बिगाड़ कर रख देती हैं। अगर उसने विक्टर को एक बार भी कहा होता कि वो अपनी मुश्किलों से खुद ही बाहर निकले तो अब तक वो इंसान बन चुका होता। और अब आइरिस, बहस मत करो। मैं आज रात होने से पहले ही कुछ इंतजाम कर दूंगा ताकि लूसीला चैन से सो सके। अगर जरूरत पड़ी तो हम उसे अपने साथ ले चलेंगे। फिर वो घूमा और सामने वाले दरवाजे से बाहर चला गया। अंदर फोन की घंटी बजी और आइरिस उसे उठाने के लिए अंदर चली गई। ये एंथनी का फोन था। उसने आइरिस को बताया कि जॉर्ज ने उसे बहुत जोर देकर पार्टी का न्योता दिया है। वो जॉर्ज के इस बदले रवैये पर थोड़ा हैरान था और ये जानना चाहता था कि कहीं आइरिस ने तो उसे ऐसा करने के लिए मजबूर नहीं किया है। आइरिस ने उसे बताया कि ऐसी कोई बात नहीं थी और साथ ही ये भी पूछा कि क्या एंथनी को किसी ज़माने में रोज़मेरी से मोहब्बत थी। ये बात सुनकर एंथनी एक पल के लिए चुप रहा, फिर हंसते हुए बोला, हाँ आइरिस, मैं रोज़मेरी को थोड़ा बहुत प्यार करता था। वो बहुत खूबसूरत थी। फिर एक दिन मैं उसके साथ बात कर रहा था और मैंने तुम्हें सीढ़ियों से नीचे आते देखा और एक ही मिनट में मेरा उसके लिए जो प्यार था वो पूरी तरह से खत्म हो गया। उसके बाद दुनिया में मुझे तुम्हारे अलावा और कोई नज़र नहीं आ रहा था। और यही बात सच है। तुम इस बात को लेकर ज़्यादा परेशान मत हो। चलो फिर रात को मिलते हैं और मैं तुम्हारे लिए बर्थडे गिफ्ट भी लाया हूँ। उम्मीद है तुम्हें पसंद आएगा। गुड बाय। फ़ोन बंद करने के बाद आइरिस लूसीला के पास चली गई, उसे मनाने और सांत्वना देने के लिए। जॉर्ज ने अपने ऑफिस पहुंचते ही रूथ लेसिंग को बुलाया और कहा, रूथ, फिर से एक मुसीबत है। ये देखो, विक्टर ड्रेक का तार आया है फिर से। रूथ तार पकड़े एक पल के लिए चुप रही। फिर उसके कानों में विक्टर की आवाज़ गूंजी, मजाक उड़ाती हुई आवाज़। ऐसी लड़की जिसे अपने बॉस से शादी कर लेनी चाहिए। उसे विक्टर की और भी सारी बातें याद आईं और उसने सोचा, ये तो जैसे कल की सी बात लगती है। जॉर्ज की आवाज़ ने उसे उसके ख्यालों से बाहर निकाला। क्या करीब 1 साल पहले हमने उसे जहाज से बाहर नहीं भिजवा दिया था रूथ? रूथ ने कुछ सोचा और फिर बोली, हाँ, मेरे ख्याल से भिजवा दिया था। वो शायद 27 अक्टूबर का दिन था। अरे वाह, क्या कमाल की लड़की हो तुम। क्या याददाश्त है तुम्हारी। रूथ सोचने लगी कि उसके पास याद रखने के लिए जॉर्ज जितना जानता है उससे कहीं बेहतर वजह है। टेलीफोन पर ही हुए विक्टर ड्रेक के असर के बाद ही उसने फैसला लिया था कि वो अपने मालिक की पत्नी से नफरत करती थी। जॉर्ज ने कहा, इस बार उसने 300 पाउंड मांगे हैं, लेकिन हम उसे इतना पैसा नहीं भेजेंगे। हमें हमेशा की तरह पूछताछ करनी पड़ेगी। रूथ ने कहा, मेरे ख्याल से मुझे मिस्टर ऑगिल्वी से बात करनी चाहिए। अलेक्जेंडर ऑगिल्वी ब्यूनस आयर्स में उनका एजेंट था, एक समझदार, दुनियादार, स्कॉटलैंड का रहने वाला। जॉर्ज ने कहा, हाँ ठीक है, उसे तुरंत तार भेजो। विक्टर की माँ अजीब हालत में है, जैसे उसे दौरा पड़ा हो, और अगर वो जल्दी ठीक नहीं होती है तो आज रात की पार्टी के लिए मुश्किल होएगी। क्या मैं उनके पास रुक जाऊं? रूथ ने पूछा। अरे नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। एक तुम ही ऐसी हो जिसे पार्टी में ज़रूर होना चाहिए। मुझे तुम्हारी ज़रूरत है रूथ। रूथ ने मुस्कुराकर सुझाव दिया। तो फिर मेरे ख्याल से मैं मिस्टर ऑगिल्वी से फ़ोन पर बात कर लेती हूँ, वो ज़्यादा ठीक रहेगा। हो सकता है आज रात तक ही सारी बात साफ हो जाए। फिर वो कमरे से बाहर चली गई और जॉर्ज अपने कामों को निपटाने में लग गया। 5:30 बजे वो बाहर निकला और उसने लग्जमबर्ग के लिए टैक्सी ली। लोकप्रिय लेकिन बदनाम हेड वेटर चार्ल्स उसकी तरफ आया। गुड मॉर्निंग मिस्टर बार्टन। गुड मॉर्निंग चार्ल्स। रात के लिए सारा इंतज़ाम हो गया है ना? जी हाँ सर। वही वाली मेज़? जी हाँ सर। और हाँ, 1 सीट ज़्यादा चाहिए मुझे। तुम समझ रहे हो ना? जी हाँ सर, सारा इंतज़ाम हो गया है। और रोज़मेरी भी है? जी हाँ मिस्टर बार्टन, लेकिन मेरे ख्याल से वो ज़्यादा सजावटी नहीं है। क्या आप कुछ रेड बेरीज डलवाना चाहेंगे या फिर कुछ गुलदाउदी? नहीं नहीं चार्ल्स, सिर्फ रोज़मेरी। ठीक है सर, आप एक बार मेन्यू देख लीजिए। गिसेप। चार्ल्स के चुटकी बजाते ही एक अधेड़ छोटा सा इटालियन वहाँ आ खड़ा हुआ। फिर मिस्टर बार्टन के सामने मेन्यू पेश किया गया। ऑयस्टर सूप, मुर्गे की कलेजी वगैरह वगैरह।
जॉर्ज ने बेमन से उस पर नजर डाली और बोला, हाँ हाँ ठीक है। फिर वो बाहर निकला और अपनी एक मीटिंग के लिए चला गया। दफ्तर की तरफ लौटते हुए उसने एक टेलीफोन बूथ से मैडावेल के एक नंबर पर फोन किया। चैन की सांस लेते हुए वो बाहर आया। हर चीज तय किए हुए प्रोग्राम के मुताबिक ही थी। फिर वो वापस अपने ऑफिस गया। रूथ तुरंत उसके पास आई और उसने बताया कि उसे ओगिल्वी से पता चला है कि विक्टर ड्रेक का मामला काफ़ी खराब है। उसके ऊपर मुकदमा चलने की संभावना है क्योंकि वो काफ़ी टाइम से कंपनी का पैसा चुराता रहा है। लेकिन ओगिल्वी का ये भी कहना है कि अगर पैसा लौटा दिया गया तो वो लोग मुकदमा नहीं करेंगे और वो कुल रकम है 165 पाउंड। अच्छा, तो ये मिस्टर विक्टर 137 पाउंड अपनी जेब में डालने वाले थे, जॉर्ज ने तीखे स्वर में कहा। हाँ, मेरे ख्याल से ऐसा ही था जॉर्ज। खैर जो भी हो, मैंने मिस्टर ओगिल्वी से मामले को सुलझाने के लिए कह दिया है। मैंने ठीक किया ना जॉर्ज? देखो रूथ, वैसे तो मैं उस धोखेबाज को जेल जाते देखकर ज्यादा खुश होता, लेकिन उसकी माँ के बारे में सोचना पड़ता है। वो बेवकूफ़ है लेकिन एक अच्छी औरत है, इसलिए हमेशा की तरह वो कमीना विक्टर ही जीत गया। रूथ ने बड़े ही प्यार से उसे देखा और बोली, तुम कितने भले हो जॉर्ज, दुनिया के सबसे अच्छे आदमी हो तुम। जॉर्ज का दिल धड़क उठा। वो एक साथ ही खुश भी हुआ और थोड़ा शर्माया भी। उसने बिना सोचे समझे रूथ का हाथ पकड़कर चूम लिया। फिर बोला, प्यारी रूथ, तुम मेरी सबसे प्यारी और अच्छी दोस्त हो। तुम्हारे बिना मैं क्या करता आखिर। रूथ के मन में विचार आया, मैं इस आदमी के साथ खुश रह सकती थी, मैं इसे खुश रख सकती थी, बस अगर रोज़मेरी ना होती। जॉर्ज के मन में विचार आया, क्या मैं रेस की सलाह मान लूं? क्या इस सारी बात को यहीं छोड़ दूं? क्या ये सबसे बेहतर नहीं होगा? उसके मन में एक कश्मकश पैदा हुई और फिर खत्म हो गई। अगले ही पल उसने कहा, 9:30 बजे लग्जमबर्ग में मिलते हैं। अध्याय 6। वो सब लोग आए थे। जॉर्ज ने चैन की सांस ली। अंत तक उसे डर था कि शायद आखिरी घड़ी में कोई आने से मना ना कर दे, लेकिन सब लोग वहां मौजूद थे, जॉर्ज के जाल में फंसने के लिए पूरी तरह से तैयार। अब खेल शुरू किया जा सकता था। कॉकटेल्स ली गईं। फिर वो लोग उठे और खुले मेहराब के नीचे से होते हुए रेस्टोरेंट में चले गए। नाचते हुए जोड़े, मंद मंद नीग्रो संगीत, जल्दी जल्दी आते जाते वेटर्स। चार्ल्स मुस्कुराता हुआ आगे बढ़ा और उन्हें उनकी मेज तक ले गया। ये कमरे के दूसरे सिरे पर था, एक कम गहरी गुफा जैसा, जिसमें 3 मेज पड़ी हुई थी। एक बड़ी मेज बीचों बीच और 2 छोटी मेज 2-2 लोगों के लिए दोनों किनारों पर। एक पर एक अधेड़ पीली रंगत वाला विदेशी और एक सुंदर गोरी औरत बैठे थे और दूसरी पर एक कम उम्र छोकरा एक लड़की के साथ। बीच वाली टेबल बार्टन पार्टी के लिए रिजर्व थी। जॉर्ज ने सबको अपनी अपनी जगहों पर बैठाया। सैंड्रा, तुम यहाँ मेरी दाईं तरफ बैठ सकती हो, उसके पास ब्राउन, और माय डियर आइरिस, ये तुम्हारी जगह है, तुम्हें यहाँ मेरे पास बैठना होगा, और फैराडे तुम उसके आगे। उसके बाद रूथ और एंथनी के बीच एक खाली कुर्सी थी। जॉर्ज ने कहा, हो सकता है मेरा दोस्त रेस थोड़ी देर से आए। उसने कहा था कि हम उसका इंतज़ार ना करें, वो किसी भी समय आ जाएगा। मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग उससे मिलें। वो बहुत ही बढ़िया आदमी है, पूरी दुनिया में घूमा हुआ है और आप लोगों को कुछ बढ़िया किस्से सुना सकता है। आइरिस को अपनी सीट पर बैठते हुए थोड़ा गुस्सा महसूस हुआ। जहाँ वो बैठ रही थी वहाँ रूथ को बैठना चाहिए था, अपने मेज़बान के साथ। यानी जॉर्ज अभी भी एंथनी को नापसंद करता था और उस पर भरोसा नहीं करता था। उसने नज़रें बचाकर एंथनी की तरफ देखा। उसकी त्योरियां चढ़ी हुई थीं। एंथनी ने उसकी तरफ नहीं देखा, बस एक बार पैनी तिरछी नज़र खाली कुर्सी पर डाली और बोला, चलो, खुशी हुई कि तुम्हारे पास एक और आदमी है बार्टन। हो सकता है मुझे थोड़ा जल्दी जाना पड़े, ज़रूरी काम है, लेकिन मैं यहाँ एक ऐसे आदमी से मिला जिसे मैं जानता हूँ। जॉर्ज ने मुस्कुराकर कहा, ओह, मौज मस्ती के टाइम पर भी काम? वैसे तुम कारोबार क्या करते हो? मैं तो अभी तक जानता ही नहीं। एंथनी ने बड़े ही शांत स्वर में कहा, बार्टन, जब भी मुझसे पूछा जाता है तो मैं हमेशा यही कहता हूँ कि संगठित अपराध होते हैं, डाके डलवाए जाते हैं, चोरियां बाकायदा की जाती हैं, परिवारों का उनके निजी पतों पर इंतजार किया जाता है। सैंड्रा फैराडे ने हंसते हुए कहा, तुम्हारा हथियारों का बिजनेस है ना मिस्टर ब्राउन? आजकल तो हथियारों का बादशाह ही खलनायक होता है। आइरिस ने एंथनी की आंखों को पल भर के लिए हैरानी से फैलते देखा। फिर वो हल्के फुल्के अंदाज में बोला,
आपको मेरे राज नहीं खोलने चाहिए लेडी सैंड्रा। ये सब कुछ बहुत लुका छुपा है। विदेशी ताकतों के जासूस हर जगह मौजूद रहते हैं। तभी वहां प्लेटें उठाने के लिए वेटर आ गया और बातचीत का ये क्रम वहीं टूट गया। कुछ देर बाद ही सब लोगों ने डांस करना शुरू कर दिया। माहौल अब थोड़ा हल्का हो गया था। आइरिस की एंथनी के साथ नाचने की बारी भी जल्दी ही आ गई। आइरिस ने उससे पूछा, क्या तुम्हें सच में जल्दी वापस जाना है? हाँ, हो सकता है आइरिस, मुझे जाना पड़े। वैसे क्या तुम जानती थी कि कर्नल रेस यहाँ आने वाला है? नहीं टोनी, मुझे बिल्कुल पता नहीं था। लेकिन क्या तुम उसे जानते हो? अच्छा हाँ, उस दिन शायद तुमने बताया था। कैसा आदमी है वो? ये तो कोई भी ठीक से नहीं जानता आइरिस। आइरिस वापस अपनी मेज पर चली गई। धीरे धीरे जो तनाव खत्म हो गया लग रहा था वो फिर से जकड़ने लगा। मेज के आसपास का माहौल तनाव से भरा था। सिर्फ मेजबान ही हंसमुख और लापरवाह लग रहा था। आइरिस ने उसे अपनी घड़ी पर नजर डालते देखा। अचानक नगाड़े बजने की आवाज हुई और बत्तियां बुझ गईं। कमरे में एक स्टेज उभर आया। कुर्सियां पीछे को सरकाकर एक तरफ को मोड़ दी गईं। 3 मर्द और 3 लड़कियां मंच पर उतरे और नाचने लगे। कुछ देर बाद शो खत्म हुआ और रोशनियां फिर से जल उठीं। हर कोई आंखें झपकाने लगा। सैंड्रा जोश से एंथनी की तरफ मुड़ी। स्टीफन ने आइरिस से कुछ कहा और रूथ उसमें शामिल होने के लिए आगे को झुकी। सिर्फ जॉर्ज अपनी कुर्सी पर बैठा रहा, एक टक देखता हुआ। उसकी आंखें सामने रखी खाली कुर्सी पर टेकी हुई थीं। उस कुर्सी के आगे भी टेबल को सजा दिया गया था। ग्लास में शैंपेन रखी हुई थी। किसी भी पल कोई वहां आ सकता था और वहां बैठ सकता था। आइरिस ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, कहाँ खोए हो जॉर्ज? तुमने अभी तक मेरे साथ डांस नहीं किया है। आओ हम डांस करते हैं। जॉर्ज अपने ख्यालों से बाहर आया और उसने कहा, उससे पहले हम सब एक जाम पिएंगे, उस लड़की के नाम जिसका आज जन्मदिन है। सब ने टोस्ट किया और अपने अपने ग्लासों से घूंट भरे। उसके बाद सब लोग फिर से नाचने के लिए खड़े हो गए। जॉर्ज और आइरिस, स्टीफन और रूथ, एंथनी और सैंड्रा। खुशगवार संगीत बजने लगा। फिर कुछ देर बाद सब एक साथ ही वापस आए, हंसते और बतियाते हुए, और फिर से बैठ गए। फिर अचानक जॉर्ज आगे को झुका और बोला, मैं आप सबसे कुछ पूछना चाहता हूँ। करीब 1 साल पहले हम एक शाम यहाँ पर थे। उस शाम के एक दर्दनाक हादसे में बदल जाने से पहले। मैं पुरानी तकलीफ को याद नहीं करना चाहता, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हम रोज़मेरी को पूरी तरह से भुला ना दें। हम उसकी याद में एक जाम उठाएं। इतना कहकर उसने अपना ग्लास ऊपर उठाया। बाकी सब ने भी अपने अपने ग्लास उठा दिए। उनके चेहरों पर शालीनता के भाव थे। जॉर्ज ने कहा, ये जाम रोज़मेरी के लिए, उसकी याद में। गिलास होठों तक लाए गए और सब ने अपने जाम से एक एक घूंट भरा। एक पल का अवकाश। फिर जॉर्ज आगे की तरफ झुका और अपनी कुर्सी पर लुढ़क गया। उसके कांपते हाथ उसकी गर्दन की तरफ बढ़ते हुए, और जैसे जैसे उसका सांस लेना मुश्किल होता गया, उसका चेहरा भी गहरा नीला पड़ता गया। उसे मरने में सिर्फ 1.5 मिनट का समय लगा। भाग 3, आइरिस। अध्याय 1। कर्नल रेस स्कॉटलैंड यार्ड के दरवाजे से अंदर घुसा। कुछ ही मिनटों में वो चीफ इंस्पेक्टर कैंप के कमरे में उससे हाथ मिला रहा था। दोनों आदमी एक दूसरे को पहले से ही जानते थे। कैंप ने कहा, तुमने हमें फ़ोन करके अच्छा किया कर्नल। हम इस केस में जितनी मदद पा सकें पाना चाहेंगे। रेस ने जवाब दिया, इस केस ने हमें काफ़ी ऊंचे ऊंचे लोगों तक पहुंचा दिया है। कैंप गंभीरता से बोला, हाँ, और ये है कि डरमिंस्टर कनेक्शन के कारण। तुम अंदाज़ा लगा ही सकते हो कि हमें कितनी होशियारी से अपना काम करना होगा। रेस ने हाँ में सिर हिलाया। वो लेडी सैंड्रा फेराडे से कई बार मिल चुका था। वो खामोश किस्म की उन औरतों में से थी जिनके दर्जे को समाज में चुनौती नहीं दी जा सकती और जिनको किसी सनसनीखेज खबर से जोड़ना ही हैरानी पैदा करता है। उसने दिलचस्पी के साथ कहा, अगर मान लो ये उन्हीं दोनों हस्बैंड वाइफ में से किसी ने किया हो, तब क्या होगा कैंप? चीफ इंस्पेक्टर कैंप ने उसकी आंखों में झांका और बोला, अगर उन दोनों में से किसी एक ने भी ये खून किया है तो हम उसे फांसी पर लटकवाने के लिए अपना पूरा जोर लगा देंगे। इस मुल्क में ना तो कातिलों से डरा जाता है और ना ही उन्हें कोई रियायत दी जाती है, लेकिन हमें अपने सबूतों को लेकर एकदम पक्का होना पड़ेगा। उसके बिना हम उनको हाथ नहीं लगा पाएंगे। हाँ, वो तो है। क्या तुम मुझे कल की सारी बातें थोड़ा डिटेल में बताओगे? रेस ने कहा। कैंप ने बताना शुरू किया। जॉर्ज बार्टन की मौत साइनाइड जहर से हुई है।
ठीक वैसे ही जैसे 1 साल पहले उसकी बीवी की हुई थी। तुमने ये कहा था ना कि तुम उस वक्त वाकई रेस्टोरेंट में ही थे? हाँ, मैं वहीं था कैंप। बार्टन ने मुझे पार्टी में आने को कहा था, लेकिन मैंने इनकार कर दिया। जो वो करने जा रहा था मुझे वो पसंद नहीं था। मैंने उसे कहा था कि उसे पुलिस के पास जाना चाहिए, लेकिन वो अपनी ही बात पर अड़ा रहा कि वो कातिल के लिए कोई जाल बिछाने की कोशिश कर रहा है। वो मुझे भी ये बताने को राजी नहीं था कि कैसा जाल बिछा रहा था। मैं इन सारी बातों को लेकर काफ़ी बेचैन था, इतना ज़्यादा कि कल रात मैं लग्जमबर्ग चला गया ताकि सारी चीज़ों पर नज़र रख सकूं। मैं ये नहीं चाहता था कि कोई मुझे वहाँ देखे, और इसीलिए मैं उनसे काफ़ी दूरी पर बैठा था। लेकिन बदकिस्मती से मैंने वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं देखा जिस पर शक किया जा सके। सिर्फ वेटर और उसके अपने मेहमान ही उसकी टेबल तक आए थे। हाँ, इससे शक में आने वाले लोगों का दायरा काफ़ी कम हो जाता है रेस। या तो ये मेहमानों में से ही कोई था या फिर वेटर गिसप बोल्सेनो। मैंने उसे आज सुबह पूछताछ के लिए बुलाया है, लेकिन मुझे लगता नहीं कि उसका इस सब से कुछ लेना देना है। वो 12 साल से लग्जमबर्ग में काम कर रहा है, काफ़ी नेक इंसान है, शादीशुदा है, 3 बच्चों का बाप है, उसका रिकॉर्ड भी अच्छा है, सारे ग्राहकों से उसकी अच्छी तरह से निभती है। तब तो उसके बाद हमारे पास सिर्फ मेहमान ही बचते हैं, रेस ने कहा। बिल्कुल ठीक रेस, वही सारे लोग जो उस वक्त भी मौजूद थे जब मिसेस बार्टन की मौत हुई थी। मैं उस केस को भी देख रहा हूँ, क्योंकि ये तो जाहिर है कि दोनों केस एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। उस वक्त उस केस को एडम ने हैंडल किया था। कत्ल का कोई साफ सबूत नहीं होने के कारण हमें उसे खुदकुशी ही मानना पड़ा था, और अब तक उसे खुदकुशी ही समझा जाता रहा था। लेकिन हाल ही में किसी ने मिस्टर बार्टन को आगाह कर दिया कि उसकी पत्नी की हत्या हुई थी, और वो खुद ही इस पर काम करने लगा। अब वो सही रास्ते पर जा रहा था या नहीं ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन कातिल को शायद यही लगा होगा, और इसीलिए वो बौखला गया और उसने मिस्टर बार्टन को भी मार डाला। जहाँ तक मुझे समझ में आता है अभी तक तो यही लग रहा है। रेस ने कुछ सोचते हुए कहा, हाँ, इतना हिस्सा तो सीधा साफ लगता है। पता नहीं वो कैसा जाल बिछाना चाहता था। मैंने देखा था कि मेज़ पर एक कुर्सी खाली थी। शायद वो कुर्सी किसी ऐसे गवाह का इंतजार कर रही थी जिसके आने की उम्मीद नहीं थी। लेकिन जो भी था, कुर्सी को जो करना था उसने उससे काफ़ी ज़्यादा कर दिया। उसने गुनहगार को इतनी चेतावनी दे दी कि उसने जाल के घिरने तक का इंतजार नहीं किया और जॉर्ज का काम तमाम कर दिया। कैंप ने जवाब दिया, हाँ वो तो है। अब फिलहाल हमारे पास 5 लोग हैं जिनके ऊपर शक किया जा सकता है, और फिर हमें मिसेस बार्टन वाले केस पर भी तो काम करना है। इस दूसरे वाले कत्ल से अब अच्छी तरह से साबित हो गया है कि उनकी मौत भी खुदकुशी नहीं थी। हालांकि मैं नहीं समझता कि उस वक्त इसे खुदकुशी मानने के लिए तुम हमें दोष दोगे। हमें बस एक छोटी सी चिट्ठी मिली थी जो कत्ल साबित करने के लिए काफ़ी नहीं थी। ये उनकी बहन को लिखी गई एक अधूरी चिट्ठी थी, ये बताते हुए कि उनकी निजी चीज़ों का बंटवारा कैसे किया जाए। इससे ये बात पता लगती थी कि उनके दिल में खुद को ख़त्म करने की बात थी। मुझे इस बात में तो कोई शक नहीं कि मिसेस बार्टन वाकई गहरे डिप्रेशन में थी, लेकिन औरतों के मामले में 10 में से 9 बार ये प्रेम संबंधों के कारण होता है। तो क्या तुम जानते थे कैंप कि मिसेस बार्टन का अफेयर चल रहा था? हाँ, हमने बहुत जल्दी ही इसका पता लगा लिया था। काफ़ी सावधानी से ये काम किया था, लेकिन ज़्यादा खोजबीन नहीं करनी पड़ी थी हमें। कौन था वो? क्या स्टीफन फैराडे? रेस ने पूछा। हाँ, वही था। वो दोनों अर्ल्स कोर्ट में एक छोटे से फ्लैट में मिला करते थे। ये सब 6 महीने से ज़्यादा से चल रहा था। सुनने में आया था कि उनका झगड़ा हुआ था, या फिर शायद स्टीफन उससे उकता रहा था और इसीलिए शायद उसने सुसाइड कर लिया। डिप्रेशन के दौरे में ऐसा करने वाली वो पहली औरत नहीं थी। लेकिन इस तरह सबके सामने एक रेस्टोरेंट में पोटेशियम साइनाइड खाकर कौन खुदकुशी करता है भला? रेस ने पूछा। देखो, अगर वो इसे लेकर ड्रामा क्रिएट करना चाहती थी, जैसे कि अपने प्रेमी की आंखों के सामने अपनी जान दे देना वगैरह वगैरह, तो वो ज़रूर ऐसा कर सकती थी। कई लोगों को तमाशा करना पसंद होता है, और जितना मैं पता लगा सका उसे दुनिया की बातों की कोई खास परवाह नहीं थी। सारी सावधानियां सिर्फ स्टीफन ही बरतता था। क्या इस बारे में स्टीफन की पत्नी को मालूम था? रेस ने पूछा। जहाँ तक हमें पता चला है उसे इस बात की कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन हम मानकर चलते हैं कि दोनों ही बातें हो सकती हैं। सैंड्रा ये काम जलन की वजह से कर सकती है और स्टीफन अपने कैरियर के लिए। और उस लड़की के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? जॉर्ज की सेक्रेटरी के बारे में, रेस ने सवाल किया। उसकी भी संभावना है। हो सकता है वो जॉर्ज बार्टन के ऊपर मोहित हो। ऑफिस में दोनों काफ़ी नज़दीक हैं
और वहाँ आमतौर पर ऐसा समझा जाता है कि रूथ को जॉर्ज में काफ़ी दिलचस्पी है। असल में कल दोपहर को टेलीफोन सुनने वाली एक लड़की जॉर्ज की ये कहते हुए नकल उतार रही थी कि वो उसके बिना कुछ नहीं कर पाता, और तभी मिस लेसिंग बाहर आ गई और उन्होंने लड़की को रंगे हाथों पकड़ लिया और तुरंत नौकरी से निकाल दिया। ऐसा लगा जैसे वो इस बात को लेकर काफ़ी चिड़चिड़ी सी थी। और हाँ, एक बात और, रोज़मेरी की बहन को भी काफ़ी पैसा मिला है, ये याद रखना भी ज़रूरी है। देखने में लड़की ठीक लगती है, लेकिन किसी के मन की बात के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। और फिर मिसेस बार्टन का वो दूसरा बॉयफ्रेंड भी तो है, वो थोड़ा अजीब किस्म का आदमी है। उसे देखकर मुझे अच्छी फीलिंग नहीं आती। उसका पासपोर्ट तो ठीक है, वो एक अमेरिकन नागरिक है जिसके बारे में हम कुछ नहीं जान सकते। वो यहाँ आया, क्लैरिजेस में ठहरा, और उसने किसी तरह से लॉर्ड ड्यूसबेरी के साथ जान पहचान कर ली। शायद ड्यूसबेरी को उसके ऊपर यकीन हो गया और उन्होंने उसे रुकने के लिए कह दिया। उस टाइम वक्त कुछ नाजुक चल रहा था। इस आदमी ब्राउन ने अपने आप को हथियारों में दिलचस्पी रखने वाले आदमी के रूप में पेश किया। उसके वहां रहना शुरू करने के कुछ समय बाद ही उस तोड़फोड़ के मामले का पता चल गया। एन आखिरी मौके पर ब्राउन ड्यूसबेरी के कई दोस्तों से भी मिला और उसने उन सबसे रिश्ता बना लिया जो हथियार बनाने वाली कंपनियों से जुड़े हुए थे। नतीजतन उसको काफ़ी ऐसी चीज़ें दिखाई गईं जो मेरे हिसाब से उसे कभी नहीं देखनी चाहिए थी। एक दो ऐसी जगहों पर तो उसके आसपास मौजूद होने के कुछ देर बाद ही काफ़ी गड़बड़ी भी हुई। देखने में भी ये आदमी काफ़ी आकर्षक है और फ़ायदा उठाने के लिए इस बात का पूरा इस्तेमाल भी करता है। रेस ने पूछा, क्या तुमको वो खत मिल गए जो जॉर्ज बार्टन को मिले थे? हाँ, मिस मार्ले ने उनको मेरे लिए ढूंढ निकाला। मैंने उनको चेक करवाया है। सस्ता कागज़ है, मामूली इंक, उंगलियों के निशान आयरिस मार्ले और जॉर्ज बार्टन के हैं। इसके अलावा कुछ अनजाने धब्बे और कुछ अनजानी उंगलियों के निशान। उनको टाइप किया गया था, एक्सपर्ट्स के बताए मुताबिक किसी अच्छे पढ़े लिखे और तंदुरुस्त इंसान के द्वारा। और इस बात का मतलब ये है कि किसी और को भी इस बात पर शक था, कोई ऐसा जो पुलिस के पास नहीं गया, जो जॉर्ज के मन में शक पैदा करना चाहता था, लेकिन खुद इस मामले में आगे नहीं बढ़ा। रेस ने कुछ देर सोचा, फिर बोला, और कोई साइनाइड का पैकेट वगैरह कुछ मिला? हाँ, मेज़ के नीचे कागज़ का एक पैकेट, उसके अंदर साइनाइड के दानों के निशान थे, उंगलियों के कोई निशान नहीं। और क्या कल रात वहाँ किसी ने कुछ देखा? रेस ने पूछा। असल में मैं आज वहीं से शुरू कर रहा हूँ रेस। कल रात मैंने सबके छोटे छोटे बयान ले लिए थे और मिस मार्ले के साथ एल्वेस्टन स्क्वायर जाकर बार्टन के डेस्क और उसके कागज़ों को देखा था। आज मैं सबके पूरे बयान लेने वाला हूँ, और रेस्टोरेंट में जो दूसरी दो मेज़ों पर बैठे लोग थे उनके भी। ये हैं उनके नाम, जेरोल्ड टॉलिंगटन और माननीय पैट्रिशिया ब्राइस वुडवर्थ। ये एक जवान जोड़ा है जिनकी सगाई हो चुकी है। मैं शर्त लगा सकता हूँ कि उन्होंने एक दूसरे के अलावा और कुछ नहीं देखा होगा। फिर हैं मिस्टर पेड्रो मोरालेस और मिस क्रिस्टीन शैनन। मिस्टर पेड्रो मैक्सिको का एक दुष्ट आदमी है और मिस शैनन पैसे के पीछे भागती एक खूबसूरत लड़की। वो एकदम ही बेवकूफ़ टाइप की है, लेकिन पैसे के लिए बहुत ही चालाक है। हालांकि लगता तो नहीं कि इनमें से किसी ने भी कुछ देखा या सुना होगा, लेकिन फिर भी पूछताछ तो करनी ही होगी। हम उस वेटर गिसप से शुरू करेंगे। वो इस वक्त यहाँ आ चुका है और मैं उसे अंदर बुलवाता हूँ। इससे आगे की कहानी के लिए सुने अगाथा क्रिस्टी के नॉवल स्पार्कलिंग साइनाइड का तीसरा भाग।